नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 9 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए हमने चला रखी है वन शॉट की सीरीज, और इसी वन शॉट की सीरीज में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अर्थशास्त्र में अध्याय 3, निर्धनता एक चुनौती, गरीबी एक चुनौती, और उसका आज है हमारा वन शॉट। तो सर जी, इस पूरे वन शॉट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? वैसे तो पूरा चैप्टर ही पढ़ेंगे, पर ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको आज हम पढ़ने वाले हैं? तो हम जानेंगे कि निर्धनता क्या होती है, गरीबी क्या होती है। फिर मैं आपको समझाऊंगा निर्धनता रेखा, जो कि काल्पनिक रेखा है, जो रियलिटी में नहीं पर होती है बस। असुरक्षित समूह कौन कौन से हैं, अंतरराज्य असमानता, राज्यों के बीच में असमानता किस प्रकार से, निर्धनता के कारण क्या क्या है, भाई निर्धनता क्यों होती है, और निर्धनता निरोधी उपाय कौन से हैं, और निर्धनता को रोकने के लिए, निर्धनता को कम करने के लिए उपाय कौन कौन से अपनाए जा रहे हैं, उनकी भी चर्चा हम आज के लेक्चर में करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। हमारा चैप्टर का नाम है निर्धनता, या जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं पॉवर्टी। क्या कहते हैं? पॉवर्टी कहते हैं। और आम भाषा में अगर हम एक शब्द का प्रयोग करें जिसको हम कहते हैं गरीबी, तो वो गरीबी या निर्धनता या पॉवर्टी तीनों का एक ही अर्थ है। अब ये गरीबी होती क्या है, निर्धनता क्या होती है, पॉवर्टी क्या होती है, सबसे पहले तो हमें इस चीज को समझना चाहिए। वैसे देखिए, निर्धनता, गरीबी एक ऐसी चीज है जिसको हम लोग व्याख्या नहीं कर सकते, जिसकी हमको एक डेफिनेशन नहीं दे सकते, क्योंकि ये हर देश, हर स्थिति के अनुसार होती है कि हाँ साहब ये व्यक्ति गरीब होगा, ये नहीं हो सकता। ये हर देश की स्थितियों, वहां की सीमाओं पर निर्भर करती है। परंतु फिर भी हम एक निर्धनता की एक जो बेसिक सी डेफिनेशन है, गरीबी की एक बेसिक सी डेफिनेशन है, वो देने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि निर्धनता क्या है। निर्धनता यह एक ऐसी स्थिति है, यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आय नहीं होती। अब देखिए, निर्धनता या गरीबी। अब जो गरीबी होती है ना बच्चों, इस गरीबी को जनरली जो मेजर करा जाता है, जनरली जो मापा जाता है, वो किस हिसाब से मापते हैं? हम लोग आय में मापते हैं कि भैया इस व्यक्ति की आय ज्यादा है, इस व्यक्ति की कम है। अगर ज्यादा पैसा कमा रहा है फिर गरीब कैसा हुआ? ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए खूब अच्छे पैसा वाला व्यक्ति होता है और वो कहता है साहब मैं तो गरीब हूं, तो हम क्या कहते हैं? भगवान तेरी जैसी गरीबी सबको दे। तो हमने क्या कर रखा? आय के आधार पर, उसकी इनकम के आधार पर हम ये आधार तय करते हैं कि साहब ये गरीब होगा या नहीं होगा। तो निर्धनता जो तय करी जाती है वो आय के आधार पर करी जाती है। आय के आधार पर क्यों? क्योंकि भैया जितने भी जो मूलभूत जो सुविधा है, जैसे कि जिसको हम कहते हैं रोटी कपड़ा मकान, ये रोटी कपड़ा मकान, कोई भी मुझे सुख सुविधा है, वो मैं कब खरीद पाऊंगा? जब मेरे पास पैसा होगा। अगर मेरे पास पैसा है तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता ना सरकारी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट है या नहीं है, मैं प्राइवेट में चला जाऊंगा। मेरे पास पैसा है तो मैं किसी भी बड़े से बड़े स्कूल में पढ़ा लूंगा। मेरे पास पैसा है तो खाने की कमी नहीं आएगी, मैं महंगे से महंगा खाना घर पे मंगवा लूंगा। तो हर चीज किस पर डिपेंड करती है? पैसों पर डिपेंड करती है। और ये पैसा किस पर डिपेंड करता है? हमारी आय पर, कि भैया मैं कितना पैसा कमाता हूं। ज्यादा पैसा कमाता हूं मतलब मेरे पास ज्यादा सुख सुविधाएं होंगी। आज जो अमीर लोग होते हैं आप उनके घरों में देखा करो, ऐसी भी होगा, 2-3 कार भी होगी, ठीक है, और जो अलग अलग व्हीकल्स हैं वो भी होंगे, नौकर चाकर भी होंगे। ये सब किसका खेल है? पैसों का खेल है। तो हम गरीबी को जो मापते हैं कि कोई गरीब है या नहीं है, ये किस आधार पर? आय के आधार पर। और आय से ही क्यों है? जो हमें रोटी कपड़ा मकान, जो मूलभूत आवश्यकता है, ये पूरी हो पाती है। अब गरीबी कौन सी स्थिति है? गरीबी एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आय नहीं होती है। मतलब उसको जो मूलभूत आवश्यकता, और मूलभूत आवश्यकता क्या है हमारी? हमें रोटी मिले, हमें कपड़ा, हमें मकान। रोटी कपड़ा मकान सबको एक समान, ये सबको एक जैसे मिलने चाहिए, ये मेरा नारा है, ठीक है। ये सबको एक जैसे मिलने चाहिए कि हम ये रोटी कपड़ा मकान तो मिलना ही चाहिए। इन चीजों से कोई भी व्यक्ति वंचित नहीं होना चाहिए। 2 वक्त का खाना उसको अच्छे से मिले, ठीक है, सर छुपाने के लिए उसको छत अच्छे से मिले, उसको अच्छे कपड़े पहनने के लिए मिले, जिससे कि उसका जीवन स्तर बेहतर हो सके। ये मूलभूत आवश्यकता है। तो अब जिस व्यक्ति के पास इतना भी पैसा नहीं है, इतनी भी इनकम नहीं आ रही कि वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर सके, मतलब एक छोटा सा मकान हो, या वो झोपड़ झोपड़ी में रह रहा हो, या उसके पास
रहने की बिल्कुल भी व्यवस्था ना हो, या उसके पास खाने को 2 वक्त का खाना उसको नहीं मिल रहा हो, उसको फटे फटे कपड़े पहनने पड़ रहे हो, तो फिर ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या कहेंगे? गरीब कहेंगे। और उस स्थिति को क्या कहेंगे? गरीबी की स्थिति कहेंगे। जब भी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारे पास आय नहीं होती है, पर्याप्त आय नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति को हम लोग गरीबी या निर्धनता कह देते हैं। परंतु अब देखिए, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि निर्धनता, गरीबी ये देशों के अनुसार भी होती है। जैसे आज आप अमेरिका में जाएंगे तो अमेरिका में गाड़ी रखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो बिल्कुल आम बात है। परंतु इंडिया में आज भी 4 व्हीलर होना कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक बड़ी प्रेस्टिजियस बात है। प्रतिष्ठा वाला जो सवाल है ना, वो है। तो वहां पर अगर गाड़ी है तो वहां पर हम ऐसा नहीं कहेंगे और वो गाड़ी है लोगों का, वो आम बात है। तो अब यहाँ पर और वहां के में अंतर है। तो इसी प्रकार से हो सकता है कि वहां पर जो मूलभूत सुविधा है वो किस किस को माना जा रहा है, कौन कौन सी चीजों को लिया जा रहा है। जनरली तो रोटी कपड़ा मकान तो है ही, इसके अलावा और किसी को भी सरकारें जोड़ रही है, नहीं जोड़ रही है। तो ये अपने अपने देशों के हिसाब से, अलग अलग स्तरों के हिसाब से होता है। तो निर्धनता, गरीबी क्या होती है? अब इस गरीबी को सही से समझने के लिए हमें एक चीज को समझना होता है, उसको कहा जाता है बच्चों निर्धनता रेखा। क्या कहा जाता है? निर्धनता रेखा। निर्धनता रेखा, या इंग्लिश में इसको कहा जाएगा पॉवर्टी लाइन। निर्धनता रेखा या पॉवर्टी लाइन, ये मतलब एक प्रकार से लाइन खींच दी, और ये लाइन बिल्कुल काल्पनिक है। ऐसा हम समाज में यूं नहीं देख सकते कि नहीं साहब, अच्छा यहां से यहां तक तो ये और यहां से यहां तक ये। निर्धनता रेखा एक लाइन खींच दी गई। हम कैसे पता लगाएं कि साहब ये गरीब है और ये गरीब नहीं है? तो जनरली निर्धनता रेखा में क्या होता है, देखिए मैं भी आपको एक बताता हूं उदाहरण के साथ। जैसे मान लीजिए ये एक हमारी रेखा है, ये एक हमारी लाइन है। अब इसमें क्या करा गया कि एक आय का स्तर जो है वो मिनिमम, कम से कम, जैसे मैं कहूं उदाहरण के तौर पे मैं कहता हूं कि भैया हर व्यक्ति 500 रुपए, हर व्यक्ति हर दिन अगर 500 रुपए कमा रहा है, और इसका मतलब हो गया वो 30 दिन, ठीक है, 30 डेज, तो मतलब महीने के कितने हो गए? 15,000 रुपए। अगर कोई व्यक्ति महीने के 15,000 रुपए कमा रहा है तो वो व्यक्ति गरीब नहीं है, ठीक है। ऐसा वैसे 500 रुपए है नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एक मेरा एग्जांपल है आप लोगों को। तो अब अगर ऐसा कहूं कि 500 रुपए जो व्यक्ति दिन के कमा रहा है वो गरीब नहीं होगा, तो अब इसका मतलब ये हो गया कि इससे पीछे वाले 500 से नीचे कमाने वाले सारे के सारे लोग क्या हो जाएंगे? गरीब हो जाएंगे। हर दिन का 500 रुपए से कम कमाने वाले सारे के सारे लोग क्या हो जाएंगे? गरीब हो जाएंगे। और इससे ऊपर जो कमाने वाले हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? अमीर हो जाएंगे। तो ये हमने क्या कर दिया, ये एक रेखा खींची है, ये वाली जो लाइन है ना, बस ये जो इनकम की लाइन खींची कि भैया एक दिन का आप इतना कमा रहे हो, और इससे कम जो कमा रहा है वो गरीब, और इससे ज्यादा जो कमा रहा है वो अमीर। तो इधर वाली जो कैटेगरी में जो लोग आते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? निर्धन कहते हैं। उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? गरीब कहते हैं। और इधर वाली जो कैटेगरी में जो लोग आते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? अमीर कहते हैं, या कह सकते हैं संपन्न वर्ग के लोग हैं। उनके पास एटलीस्ट मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो तो है, उनको रोटी कपड़ा मकान तो मिल ही रहा है। इस निर्धनता रेखा का और भी विस्तार से बनाया जा सकता है, और वो भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगा कि किस प्रकार से होती है। पर ये निर्धनता रेखा काल्पनिक है, ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल यूं बना रखी है या ऐसा है, बस ये एक आपको समझाने के लिए होती है। हाँ, पर इस प्रकार का हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में कि इसी प्रकार का सरकार ने तय कर रखा है कि भैया इतना इतना होना चाहिए, इतने पैसे से ज्यादा कमाने वाले अमीर है और इससे कम कमाने वाला गरीब है। ये चीज आपको क्लियर। और आपने बहुत सी बार सुना होगा बीपीएल कैटेगरी में आते हैं, ये वाले लोग बीपीएल कैटेगरी में आते हैं। तो ये क्या हो गई? एक लाइन हो गई, ठीक है। तो इस लाइन से अगर आप पीछे हो, मतलब आप उससे बिलो हो, उससे कम हो, तो बिलो पॉवर्टी लाइन, इसको क्या कहा जा रहा है? पॉवर्टी लाइन। तो मतलब गरीबी रेखा से नीचे, तो बीपीएल वाले, ठीक है भाई, जो 2 रुपए में गेहूं, 5 रुपए में चावल बहुत सस्ते में दिया जाता है, राशन का सामान मिलता है, वो किसको मिलता है? बीपीएल कैटेगरी वाले लोगों को मिलता है, जो कि गरीब होते हैं। और इधर वाले जो लोग हैं वो कौन है? एपीएल। अमीर पार्टी लीग नहीं है, ठीक है ना, या ये बच्चा पार्टी लीग नहीं है। ये एपीएल क्या है? अबव पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से ऊपर, मतलब 500 से ज्यादा रुपए आप हर दिन का कमा रहे हैं, तो फिर आप गरीब नहीं हुए। चलिए अब इस निर्धनता रेखा का थोड़ा सा और विस्तार करते हैं, इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। इस निर्धनता रेखा को अपन लोग और समझते हैं। ये अपन ने निर्धनता रेखा खींच दी, ठीक है। अब जैसे ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट अपन ने ले लिया भैया, ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये वाला पॉइंट मान लिया कि इससे ज्यादा आय कमाने वाला ठीक है और इससे कम आय कमाने वाला गरीब हो जाएगा। परंतु अब इसमें भी हम लोग विभाजन करेंगे। अब इसका विभाजन देखिए किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहला इधर है बच्चों पूर्णतः निर्धन, पूर्णतः निर्धन, ठीक है, मतलब बहुत ही बुरी स्थिति है, सबसे ज्यादा गरीब है ये लोग, ठीक है। फिर इसके बाद
बहुत गरीब या बहुत निर्धन, और फिर इसमें आप लिख सकते हैं निर्धन। ये जो तीनों है ना, ये तीनों किसकी कैटेगरी है? ये तीनों गरीबी की कैटेगरी है। ये तीनों जो है, ये तीनों कौन सी कैटेगरी में आते हैं? ये निर्धनता वाली कैटेगरी में आते हैं। ये तीनों के तीनों गरीबी वाली कैटेगरी में आते हैं। और अगर आप इसको देखो, हमने क्या कहा, जैसे मान लो ये है, ये जो ग्रीन लाइन मैंने खींची है, ये सरकार ने कह रखा है जैसे 500 रुपए, कि भैया 500 रुपए जो दिन का कमाता है वो व्यक्ति गरीब नहीं है। 500 से नीचे कमाने वाला गरीब है और 500 से ज्यादा कमाने वाला अमीर आ जाएगा। अब आप इधर से चलो, मतलब ये व्यक्ति ऐसा होगा जो 400 450 कमा रहा है, ये पर गरीब तो है ना, पर इतना नहीं है। ये हो सकता है ये 301 रुपए कमा रहा हो, तो ये इसकी तुलना में और भी गरीब है। और ये हो सकता है कि दिन में 100-150 रुपए ही कमा रहा हो, तो ये तो और भी बहुत ज्यादा गरीब है। ये सबसे ज्यादा गरीब, ये उससे थोड़े कम गरीब, और ये फिर उसके थोड़े से गरीब, ठीक है ना। अब इधर वाली जो रेखा है, इधर वाली रेखा कौन सा की है? अमीरों की है। पर अमीरों में भी सब एक जैसे नहीं है। अब जैसे ये पूर्णतः निर्धन नहीं है, पूर्णतः निर्धन नहीं है। अब ये लोग क्या है? ये पूरी तरीके से गरीब नहीं है, ये पूरी तरीके से गरीब नहीं है कैटेगरी वाले। फिर उसके बाद जिसमें ज्यादातर में अपन लोग आ जाते हैं जो मध्यम वर्ग वाले होते हैं, मध्य वर्ग वाले, ठीक है, मिडिल क्लास। अब मिडिल क्लास में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका खूब सुख सुविधा होती है, तो उच्च मध्य वर्ग वाले। फिर उसके बाद आ जाते हैं जो बिल्कुल संपन्न लोग होते हैं, जो धनी लोग जिनको कहा जाता है धनी लोग। फिर उसके बाद बहुलखपति, जो खूब लखपति है, लाखों ही लाखों रुपए उनके पास, लखपति। फिर करोड़पति। अब ये रेखा देखिए, यहां से 500 रुपए, ये हो सकता है कि हाँ भाई 550-600 कमा रहा हो, पर अभी इतना भी चापड़े की स्थिति सुधरी नहीं है, ठीक है। ये हो सकता है, अब ये मध्यम वर्ग है, धीरे धीरे स्तर थोड़ा सा बेहतर होता जा रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं? निर्धनता रेखा कहते हैं। यही पॉवर्टी लाइन है। अगर आप चाहे तो एग्जाम में ये पॉवर्टी लाइन बना करके आ सकते हैं। वैसे ये पॉवर्टी लाइन आपकी किताब में नहीं दे रखी है, ये क्लास 11th की इकोनॉमिक्स में पढ़ाई जाती है। कहां पढ़ाई जाती है? क्लास 11th की इकोनॉमिक्स में पढ़ाई जाती है। पूर्णतः निर्धन, बहुत गरीब, फिर निर्धन, पूर्णतः निर्धन नहीं है, मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, धनी, बहुत लखपति और बहुत करोड़पति। ये इस प्रकार से, ये एक उदाहरण ले सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि हाँ भैया, जैसे मान लीजिए कि दिन का 500 रुपए कमाने वाला व्यक्ति गरीब नहीं होगा, उससे कम कमाने वाला गरीब होगा, और उससे ज्यादा कमाने वाला अमीर होगा। अब ये सब कौन सी कैटेगरी में है? ये सब है बीपीएल वाली कैटेगरी में, बिलो पॉवर्टी लाइन। और ये जितने भी जो लोग हैं ये सब है एपीएल में, अबव पॉवर्टी लाइन। तो जो राशन कार्ड आपका बनता है ना, उस राशन कार्ड पे मेंशन होता है कि आप बीपीएल में हो या एपीएल में हो, मतलब इस गरीबी रेखा से ऊपर हो या गरीबी रेखा से नीचे हो। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे चैप्टर की ओर। निर्धनता। निर्धनता क्या है? निर्धनता का अर्थ भूखमरी और आश्रय का न होना। तो मैंने आपको क्या कहा? निर्धनता एक ऐसी स्थिति है जहां पर व्यक्ति के पास अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को, अपनी मूलभूत जो जरूरी जरूरतें हैं उनको भी पूरा करने के लिए पैसा ना हो। तो उसमें मैंने क्या लिखाया? क्या लिखाया मैंने उसमें? रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है, सबको मिले एक समान। तो रोटी, कपड़ा, मकान, सबको मिले एक समान। तो भूखमरी मतलब भूख से मरते जा रहे हैं, मतलब उनके पास खाने के लिए खाना नहीं है, ठीक है। तो यही तो लिखा ना, रोटी आ गई इसमें। और आश्रय का ना होना, आश्रय मतलब कहीं पर रहने की उनके पास जगह ना होना, तो उनका पास मकान ना होना। तो निर्धनता का अर्थ समझते जाइएगा, भूखमरी का होना और आश्रय का ना होना, मतलब अपना सर छुपाने के लिए, कहीं आसरा लेने के लिए कोई उनके पास स्थान नहीं होता। बच्चों का विद्यालय न जा पाना। देखिए अब एक चीज समझिए, सबसे इंपॉर्टेंट है रोटी, कपड़ा, मकान। ये हमारे जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी है। हमें रोटी भी मिलनी चाहिए, कपड़े, चलो कपड़े और मकान तो फिर भी छोटा मोटा चल जाता है, भाई आप किराए के में भी रह जाओ, फटे उटे, पर रोटी तो सबको मिलनी चाहिए। और उसके बाद भी जो सबसे और भी महत्वपूर्ण है वो आ जाती है शिक्षा और स्वास्थ्य। जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाओगे ना बच्चों, ये आप चीजें देखेंगे कि किस प्रकार से शिक्षा और स्वास्थ्य एक बड़ी भूमिका निभाते हैं व्यक्ति को व्यक्तित्व बनाने में, ठीक है। क्योंकि अगर शिक्षित व्यक्ति होगा वो ज्यादा पैसे कमा पाएगा, ज्यादा पैसे कमा पाएगा तो उसकी गरीबी दूर होगी। और अशिक्षित व्यक्ति कम पैसे कमा पाएगा तो ज्यादा गरीब रहेगा। फिर उनके परिवार में ज्यादा बच्चे होते हैं, ज्यादा बच्चे होते हैं तो फिर वो और गरीब होते हैं। तो इस प्रकार का जो साइकिल है, कुचक्र है, वो चलता रहता है। इसको हम गरीबी का कुचक्र कहा जाता है, ठीक है। और जैसा आपने चैप्टर 2 में भी पढ़ा
संसाधन के रूप में लो, तो वहां पे शिक्षा और स्वास्थ्य को कितना महत्वपूर्ण बनाया गया है, मानव को मानव पूंजी मान करके काम करा गया है। तो भूखमरी का होना, आश्रय का न होना, इसके बाद क्या है, बच्चों का विद्यालय ना जाना पाना। बच्चे विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं, इसका मतलब है वो अभी अशिक्षित रहेंगे, और अशिक्षित रहेंगे तो आने वाली जो समय है उनका, वो मजदूरी करेंगे, मेहनत मजदूरी करेंगे, तो वो भी गरीबी रेखा में ही रहेंगे। बीमारी के इलाज में असफल, ठीक है, और बीमारी के इलाज में असफल हो जाना मतलब उनके पास स्वास्थ्य सुविधाएं ना होना, ठीक है, मतलब उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वे वो अपनी बीमारी का इलाज करा पाए। स्वच्छ जल और सफाई सुविधाओं का अभाव, ठीक है। अब क्या होता है, जनरली माता पिता बच्चे सब क्या है, मेहनत मजदूरी करते हैं, काम धंधा करते हैं, सुबह निकलते हैं, शाम को फिर घर में एंटर होते हैं, काम धंधा मतलब इतनी साफ सफाई का ध्यान नहीं रख पाते हैं, ठीक है। स्वच्छ पेयजल, अब वो गरीब झोपड़ियों में रहते हैं, गरीब इलाकों में रहते हैं, तो वहां पर उनको अच्छा पानी नहीं मिल पाता, अच्छी सफाई की सुविधाओं के उनके पास कमी हो, तो ऐसी स्थिति भी निर्धनता कहलाएगी। जैसे तस्वीर दिखाई है कि पानी में जो है वो स्वच्छ नहीं है, वो साफ नहीं है। देखिए, बीमारी के इलाज में असफल, वैसे मैं अभी एक चीज कहना चाहूंगा, चाहे केंद्र सरकार हो और चाहे राज्य सरकार हो, इन्होंने बहुत अच्छा काम करा है। काफी जगह काफी राज्यों की सरकारों ने दवाइयां बिल्कुल मुफ्त कर दी हैं, उनके लिए जो जांच है वो बिल्कुल मुफ्त कर दी है, तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप सरकारों की तरफ से है। इसके अलावा 5-5 लाख 25-25 लाख रुपए तक के बीमा सरकारें कर रही हैं कि हाँ भैया आपका इलाज सरकार उठाएगी खर्चा, आप इलाज से घबराओ मत, ठीक है। तो बीमारी के इलाज में असफल है ये, तो थोड़ा सा अब सरकारों ने कोशिश करी है कि नहीं नहीं सबको इलाज मिले, परंतु फिर भी अगर नहीं मिल पा रहा है तो वो निर्धनता की स्थिति है। तो निर्धनता में भूखमरी का, आश्रय का न होना, विद्यालय बच्चों का न जा पाना, इलाज न मिल पाना, और स्वच्छ जल और उनके पास सफाई सुविधाओं का अभाव होना। निर्धनता के सूचक, अब हमें कैसे पता चले, सूचक का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से सूचना देने वाला, इंडिकेटर्स इंडिकेट कर देंगे। जैसे आज हमारी गाड़ी के 2 इंडिकेटर होते हैं ना, 2 आगे 2 पीछे, तो जैसे ही मुझे इधर जाना है तो मैं इधर वाला बटन दबा दूंगा, भाई इधर जाना है। अब उससे सूचना मिल गई पीछे वाले को कि हाँ भैया अब ये जो भैया गाड़ी पे जा रहे हैं वो इधर जाएंगे, तो मेरी गाड़ी की सूचना देने वाले कौन हो गए, वो मेरे इंडिकेटर्स हो गए। हाँ भैया मैं इधर जाऊंगा, अब इधर जाऊंगा, दोनों ही नहीं करा खा, अभी मैं सीधा ही चलूंगा, मैं ना इधर टर्न करूंगा ना इधर टर्न करूंगा, मैं सीधा चलूंगा, तो वो इंडिकेटर्स होते हैं। इसी प्रकार से निर्धनता, गरीबी के सूचक क्या है, कैसे पता लगाए कि हाँ साहब ये गरीबी है या ये गरीब है या नहीं है, तो निर्धनता के सूचकों को जानते हैं। आय और उपभोग के स्तर सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों। आय जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है, इनकम जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सब कुछ जितनी भी जो सुविधा है, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य, सब कुछ जो मिल पाएगी वो आपको आय की बदौलत ही मिल पाएगी। और देखो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। अगर आपको अच्छी आय मिल रही है तो आप अपना अच्छा जीवन स्तर जी सकते हैं, आपको अच्छी शिक्षा मिल सकती है, अच्छा स्वास्थ्य जीवन मिल सकता है। और अगर आपने दूसरा क्या है कि शिक्षा और स्वास्थ्य अगर आपका अच्छा है तो आप ज्यादा पैसा कमा पाओगे। तो इसलिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई माता पिता है, वो गरीब है, निर्धन है, चलो उन्होंने शिक्षा नहीं ली कोई बात नहीं, परंतु उनको अपने बच्चों को तो पढ़ाना ही पढ़ाना चाहिए, जिससे कि उनका जीवन जो है वो बेहतर हो। इसीलिए क्या है आजकल हम देखते हैं कि हर गरीब से गरीब माँ बाप भी क्या करता है, बच्चों को बेहतर से बेहतर एजुकेशन देने की कोशिश करता है, प्राइवेट स्कूलों में डालता है, कोशिशें बहुत करता है। अब एजुकेशन को लेकर के भी सरकार ने एक बहुत अच्छा काम करा, RT चला दिया, राइट टू एजुकेशन। इसके तहत तो कहा गया कि भाई स्कूलों को बोला गया, प्राइवेट स्कूलों को 25% जो एडमिशन लोगे वो आप गरीब बच्चों के लोगे, ठीक है, उनकी फीस हम देंगे आप लोग पर, उनको फ्री पढ़ाना। तो आय इनकम जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसी से हम पता लगा सकते हैं कि भैया वो गरीब है या अमीर है। और उसके उपभोग का स्तर, वो लोग क्या क्या खाते हैं, उनके पास 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल पा रहा है तो गरीब है, और किसी के घर में 56 भोग मिलते हैं तो वो अमीर है। आपने सुना है जनगणना होती है, ठीक है, सेंसस होता है। सेंसस में क्या होता है, जनता की काउंटिंग होती है कि हमारे देश में कितने लोग रहते हैं, हर 10 साल में होती है, 2011-21 इस प्रकार से। अब क्या होता है जनगणना में ऐसा नहीं है कि आपके घर में आएंगे और बाहर से पूछेंगे कितने लोग, 8, ठीक है, अगले घर में 7, 5, ऐसे नहीं, वो आपके घर में आएंगे बैठेंगे, अच्छा भाई मुखिया कौन है, ये है, अच्छा आप उनके पत्नी हैं, अच्छा जी आप क्या करते हैं, आप क्या, कितने बच्चे हैं, इतने बच्चे, अच्छा आपके बच्चे क्या क्या करते हैं, कौन कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, स्कूल प्राइवेट में जाते हैं सरकारी में जाते हैं, अच्छा ठीक है, घर में क्या क्या सामान है, टेलीविज़न है, बोले है, AC है, बोले है, फ्रिज है, बोले है, पंख कितने कमरे हैं, बोले 6 कमरे हैं, 6 के 6 कमरों में कूलर या AC, बोले नहीं 6 के 6 कमरों में पंखा लगाओ, अच्छा गाड़ी है, बोले हाँ गाड़ी है। इससे क्या हो गया, उस व्यक्ति का जनगणना में सारी जानकारी सरकार के पास आ जाती है। अब जिस व्यक्ति के पास गाड़ी हो, फ्रिज हो, कूलर हो, तो फिर वो व्यक्ति गरीब हो ही नहीं सकता। मतलब वो किन किन चीजों का उपभोग कर रहा है, किन किन चीजों का इस्तेमाल कर रहा है, उससे भी हम पता लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति गरीब है या नहीं है।
निरक्षरता स्तर, निरक्षरता का मतलब होता है जो पढ़े लिखे ना हो, उससे भी हम पता लगा सकते हैं कि भाई लोग कितने पढ़े लिखे हैं। और अब देखिए जो नहीं पढ़ा लिखा होगा ना वो थोड़ा सा गरीबी रेखा में फंसता ही जाता है, फंसता ही जाता है, फंसता ही जाता है। तो निरक्षरता स्तर से भी हम पता लगा सकते हैं कि गरीब है या नहीं। कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी। अब देखो जो बच्चे गरीब होते हैं या जो परिवार गरीब होते हैं, अब उनको खाने पीने को अच्छा नहीं मिल पाता है, ठीक है, अच्छा जो स्वस्थ भोजन है, साफ पानी है, वो नहीं मिल पाता है। उसके कारण क्या हो जाता है, उनमें कुपोषण हो जाता है। कुपोषण मतलब पोषण की कमी हो जाती है, उनको अच्छा नहीं मिल पाया तो शरीर को जितनी डाइट चाहिए, शरीर को जितना चाहिए था उतना नहीं मिल पाया तो कुपोषण हो जाता है। अब शरीर में पोषण की कमी हो गई, खाने की कमी हो गई, तो वो आप लोगों को बिल्कुल क्या करना होगा, क्लियर करना होगा के कारण रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी है। तो ये जो रोग प्रतिरोधी क्षमता है, एक जगह क्या होता है कि जो स्वस्थ व्यक्ति होता है वो बड़ी से बड़ी बीमारी को भी क्या कर लेगा, झेल लेगा। और एक व्यक्ति होता है जो मम्मी मम्मी आज भयंकर वाला सिर में दर्द हो रहा है, मम्मी मम्मी बस। तो अब उसमें क्या है कि रोग को झेलने की ताकत नहीं है, रोग से लड़ने की ताकत नहीं है। जैसे कोरोना आया था तो कोरोना में डॉक्टर्स ने सबने क्या कहा कि आप अपने इम्यून सिस्टम जो है अपनी ताकत को बनाए रखेगा, जिससे क्या है आप खूब क्या करिए, योग करिए, आप व्यायाम करिए, आप जिम जाइए, आप एक्सरसाइजेस करिए, घर पे करिए, अच्छे से अच्छा खाइए, अपनी ताकत को बनाए रखो। शरीर में ताकत रहेगी, शरीर में जान रहेगी तो बड़ी से बड़ी बीमारी को भी डिफीट कर देगा। कोरोना तो क्या है, आप पर जो परिवार गरीब रहते हैं उनके बच्चों को अच्छा पोषण नहीं मिल पाता, तो ताकत नहीं आती है शरीर में, और ताकत नहीं आती तो इसलिए उनको ज्यादा बीमारियां लग जाती है। क्यों? क्योंकि बीमारियों से लड़ने की क्षमता उनकी कम है। स्वास्थ्य सेवाओं की कमी। अब देखिए जो गरीब लोग होते हैं, गरीब बच्चे होते हैं, उनको अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाती है, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज नहीं मिल पाती है। जनरली उनको क्या होना पड़ता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है, जहाँ पे बहुत भयंकर भीड़ लगी हुई रहती है। वो प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं दिखा सकते क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता है। तो स्वास्थ्य सेवाओं की कमी होती है। रोजगार के अवसरों की कमी। और जो गरीब परिवार के लोग हैं, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, आय, ठीक है, इनकम। और अब इनकम आपके रोजगार पे निर्भर करती है कि आपको रोजगार कैसा मिला, आपको काम धंधा कैसा मिला। रोजगार का मतलब आप समझते हैं ना कि जो काम कर रहा हूं, जैसे आज मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरा पढ़ाना मेरा रोजगार है, क्योंकि मैं पढ़ाता हूं फिर मुझे उससे पैसा मिलता है, ठीक है। तो रोजगार के जो अवसर है उनमें भी कमी है, ठीक है। अब जो शिक्षित व्यक्ति होता है उसके पास ज्यादा अवसर होते हैं, ज्यादा मौके होते हैं। आज मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, मैं किसी भी कंपनी में जाकर के कह दूंगा, वो पूछे कंप्यूटर चलाना आता है, मैं कहता हूं आता है। फाइल चेक करना आती, मैं हाँ आती फाइल, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूं, मुझे पता है। पर जैसे अब मान लो अशिक्षित व्यक्ति है, उसको बोलेंगे भाई कंप्यूटर, जी नहीं नहीं फाइल है, बोले नहीं फाइल पकड़ा दूंगा, देखना देखना नहीं आता। तो अब क्या हो गया, उसके पास अवसर कम हो गए। अब देखो मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं फाइल भी पकड़ा सकता हूं, पकड़ाने में क्या जा रहा है, और देख भी सकता हूं, कंप्यूटर चालू भी कर सकता हूं, कंप्यूटर पे काम भी कर सकता हूं। तो आज जो पढ़ा लिखा व्यक्ति उसके पास ज्यादा मौके हैं काम के, रोजगार के, पर जो नहीं पढ़ा लिखा है उसके पास कम अवसर है रोजगार के। यहाँ पे एक तस्वीर दिखाई गई आपको गरीब बच्चों की, और गरीबी तो सच में होनी ही नहीं चाहिए, मतलब किसी के साथ ही नहीं होनी चाहिए, इतनी बुरी स्थिति है। सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता की कमी, ठीक है, आपको साफ जो पानी है वो नहीं मिल पाता है, स्वच्छता नहीं मिल पाती, उसकी भी कमी होती है। अब बात कर लेते हैं निर्धनता रेखा या पॉवर्टी लाइन। ये जो पॉवर्टी लाइन जो मैंने आपको बनवाई थी उसको आप बना सकते हैं, एग्जाम में बना लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, आपको अच्छे खासे मार्क्स उस पर मिल जाएंगे। निर्धनता के आकलन की एक सर्वमान्य सामान्य विधि आय अथवा उपभोग स्तरों पर आधारित है। तो निर्धनता का जो आकलन किया जाता है, मतलब निर्धनता का पता लगाया जाता है, उसका सर्वमान्य सामान्य जो विधि है, सर्वमान्य का मतलब क्या है, सब मानते हैं, ठीक है, पूरी दुनिया मानती है। और सामान्य विधि मतलब सबसे जो आसान और जो सबसे जानी मानी विधि है, जो तरीका है, विधि का मतलब यहाँ पे कानून नहीं है, तरीका है, ठीक है, कि जो सबसे पूरी दुनिया ने स्वीकार कर रखा है और सबसे आम जो तरीका है कि जिससे हम पता लगाए कि ये गरीब है या नहीं है, वो तरीका कौन सा है, आय और उपभोग का स्तर, ठीक है। हम व्यक्ति की आय से, व्यक्ति के इनकम से पता लगा सकते हैं कि वो अमीर है या गरीब, वो दिन में क्या क्या चीजें उपभोग कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, उससे पता लगा सकते हैं। आज मैं दिन में 3 ड्रेस चेंज करूं, 2 घड़ियां चेंज कर करके चलूं, हाथों में अच्छी खासी अंगूठी हो, और फिर भी मैं कहूं गरीब हूं, तो भैया फिर मैं सच में क्या गरीब हूं? नहीं, मेरा उपभोग का स्तर देखिए ना, मैं किन किन चीजों का उपभोग कर रहा हूं, तो उपभोग तो मेरा बहुत ज्यादा है, पर फिर मैं गरीब नहीं हो सकता। तो आय अथवा उपभोग के स्तरों पर ही हम पता लगा सकते हैं कि वो गरीब है या नहीं है। व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसकी आय या उपभोग स्तर किसी ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए जो मूल आवश्यकताओं के एक दिए हुए समूह को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। मतलब निर्धन किसको माना जाएगा, देखो अब आपको यहां पर भी डेफिनेशन दे दी गई। निर्धन किसको माना जाएगा, गरीब किसको माना जाएगा, उस व्यक्ति को माना जाएगा जिसकी आय इतनी कम है,
इतनी कम है कि उसको जो न्यूनतम स्तर है, जो कम से कम जो स्तर मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिल पा रहा। और ये कम से कम स्तर क्या है कि जो मूलभूत आवश्यकता है, जो हमारे जीवन की जरूरी आवश्यकता है, जिसमें रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, कम से कम ये तो मिलनी ही मिलनी चाहिए थी, वो भी नहीं मिल पा रही। अगर जैसे मान लीजिए आज कोई एक्स व्यक्ति है, उसको इतना भी पैसा नहीं मिल पा रहा कि उसका परिवार का 2 वक्त का अच्छे से खाना हो जाए, उसके पास रहने के लिए ठीक ठाक मकान हो, 1-2 ड्रेस हो उसके पास अच्छे से पहनने के लिए, और उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं मिल पा रही उस इनकम से, तो फिर वो गरीब में काउंट हो जाएगा। ये न्यूनतम स्तर, मिनिमम जो लेवल है, ये मिनिमम लेवल क्या कहता है कि भैया इतना पैसा तो मिलना ही चाहिए व्यक्ति को जिससे कि उसकी मूलभूत आवश्यकता है, जरूरी आवश्यकता है, वो पूरी होनी ही चाहिए। मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक वस्तुएं विभिन्न कालों एवं विभिन्न देशों में भिन्न है। देखिए, अब मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि हम मूल आवश्यकता किसको मानते हैं। वैसे तो हमने ये कहा ना कि रोटी, कपड़ा, मकान और इसके बाद शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 5 चीजों को हमने मूलभूत में मान लिया। परंतु देखो, अब मूल आवश्यकताओं के जो है विभिन्न कालों में, मतलब अलग अलग समय में और अलग अलग देशों में अलग अलग है। जैसे मैंने कहा ना, अमेरिका में गाड़ी रखना कोई बड़ी बात नहीं है, हर व्यक्ति के पास गाड़ी है, पर इंडिया में आज भी गाड़ी होना, 4 व्हीलर गाड़ी होना प्रतिष्ठा की बात है। ओ साहब के पास 4 व्हीलर गाड़ी है, अमीर आदमी होंगे साहब, ठीक है। मैडम के पास 4 व्हीलर गाड़ी है, मैडम अमीर होगी साहब। तो हमने क्या है, 4 व्हीलर को एक बहुत बड़ा मान लिया, ठीक है, कि नहीं साहब 4 व्हीलर बहुत बड़ी बात है। तो इसी प्रकार से क्या है कि हो सकता है वहां पर, जैसे मान लो आज मान लो हम इंडिया में कह रहे हैं 500 रुपए अगर आपके दिन के कमा रहे हो तो बहुत है भैया, आप फिर गरीब नहीं हो। सकता है अमेरिका में कहे कि भैया 2000 दिन के कमा रहे हो तो आप गरीब नहीं हो, क्योंकि हो सकता है वहां इनकम ज्यादा हो। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता दूं, इंडिया की बताता हूँ। इंडिया में आप जो पूर्वी राज्य, जैसे मैं उड़ीसा की आपको बताता हूँ, मैं पर्सनली वहां गया हुआ हूँ, वहां पे मतलब बहुत गरीबी आपको देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पर पश्चिम के राज्यों में एक वही काम करने के 600 से 700 रुपए मिल रहे हैं ना, तो वहां पर उन राज्यों में आपको 400 रुपए ही मिलते हैं। तो वहां के मजदूर इधर आते हैं, 600-700 रुपए कमा करके ले जाते हैं। तो आप मान लो कि दिन महीने के 21-1 रुपए कमा लिए, 20 से 21 हजार रुपए कमा लिए, वो यहाँ ले जाते हैं, ठीक है। और अब उनके लिए वो पैसा वहां पे ज्यादा है, क्योंकि यहाँ रहते हैं तो वो कितना 12-1 हजार रुपए कमा पाते हैं, और वहां पे 20-21 हजार रुपए कमा ली, तो वहां ज्यादा कमा के तो उधर चले जाते हैं। तो ये ऐसा होता है। अब यहाँ पर देखो तो यहाँ पे 600-700 आम बात है, पर उधर 400 मिलना भी बड़ी बात हो जाती थी, ठीक है। प्रत्येक देश एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है जिसे विकास एवं उसके स्वीकृत न्यूनतम सामाजिक मानदंडों के वर्तमान स्तर के अनुरूप माना जाता है। तो प्रत्येक देश एक काल्पनिक रेखा का मतलब होता है ऐसी रेखा जिसकी कल्पना करी गई हो, ठीक है, कि हम सिर्फ सोचते हैं हाँ ऐसा, मतलब हमने मान लिया, हमने एक कल्पना कर ली कि भैया ये व्यक्ति अगर 500 से रुपए कमा रहे तो 500 से कम कमाने वाला गरीब और 500 ज्यादा कमाने वाला अमीर हो जाएगा। ये काल्पनिक रेखा हमने कल्पना करके मानी है, और इससे क्या है जो आज वर्तमान का स्तर है उसका हम पता लगा पाते हैं। भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, कपड़ों, जूतों, ईंधन और प्रकाश, शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकता आदि पर विचार किया जाता है। अब जब हम भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते हैं, हम निर्धनता रेखा को तैयार करते हैं, तो हम काफी चीजों का विचार करते हैं। हम जीवन निर्वाह के लिए जो जो चीजें आवश्यक है, मतलब हमारा जीवन चलता रहे, हमारे जीवन पे किसी प्रकार की रोक टोक ना है। देखिए, एक होता है बच्चों आवश्यकता, ठीक है, जरूरत जिसको कहा जाता है, और एक होती है बेटा इच्छा, ठीक है ना। आवश्यकता, सरकार की कोशिश है कि हर व्यक्ति की आवश्यकताएं, जरूरतें जो हैं वो पूरी होनी चाहिए, मतलब उसको रोटी, कपड़ा, मकान, उसको शिक्षा, स्वास्थ्य मिलना चाहिए। और इच्छा होती है कि नहीं साहब मुझे तो मेरे घर में एसी भी हो, मेरे घर में कूलर भी हो, 3-4 नौकर मेरे पेड़ दबाते रहे, ऐसा भी हो, तो वो नहीं। तो सरकार जीवन निर्वाह के लिए, जीवन को चलाए रखने के लिए, जीवन हमारा चलता रहना चाहिए। अब जैसे कोई व्यक्ति के पास खाने का नहीं होगा तो वो मर जाएगा ना यार, वो मर जाएगा। एक ही एक कपड़ा रोज पहनेगा तो वो गंदा होगा, उससे बीमारियां लगेगी तो भी तबीयत खराब हो जाएगी। मकान नहीं होगा तो बारिश में, धूप में, गर्मी में से होगा, उससे उसको हजारों बीमारियां लग जाएगी तो परेशानी हो जाएगी। शिक्षा नहीं मिलेगी तो वो अपना विकास नहीं कर पाएगा। बीमार हो गया, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलेगी तो समस्या हो जाएगी। तो ये चीजें ऐसी हैं जो हमारे जीवन को चलाने के लिए जरूरी है, हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है। तो जीवन को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या, खाद्य आवश्यकता, मतलब खाने पीने का सामान जिसको हम रोटी कहते हैं, कपड़े मिलने चाहिए, जूते मिलने चाहिए, ईंधन और प्रकाश का मतलब क्या है कि घरों में रोशनी होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए। और जैसे पहले के समय में आप देखते हैं चूल्हे वूल्हे जलाए जाते थे तो उन चूल्हों के लिए लकड़ी उकड़ी हो, और आज के समय में हम जैसे गैस की बात कर सकते हैं। शैक्षिक एवं जो चिकित्सा संबंधी आवश्यकता है, इन सब पर विचार किया जाता है।
इन भौतिक मात्राओं को रुपयों में उनकी कीमतों से गुणा कर दिया जाता है। तो अब ये जितनी भी जो भौतिक मात्रा है ये सब भौतिक है, फिजिकल है, ठीक है ना भैया। फिजिकल का मतलब क्या होता है? भौतिक मतलब जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। और जो भौतिक नहीं होता जिसका मतलब क्या होता है? हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे सेवा, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप महसूस कर सकते हैं कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं या बुरा पढ़ा रहे हैं, पर मनीष सर को आप छू भी सकते हैं, ठीक है। आप ये एक मोबाइल फोन है, इस मोबाइल फोन को आप छू भी सकते हैं, ठीक है। ये रिमोट हो गया, ये भौतिक वस्तु हो गई, ये हो गया, ये एक भौतिक वस्तु हो गई। तो इसी प्रकार से क्या है, कपड़े हो गए, जूते हो गए, ईंधन, प्रकाश, ये सब भौतिक वस्तुएं। हाँ, शैक्षिक और चिकित्सा जो सेवाएं हैं वो भौतिक नहीं है। तो इन सभी को क्या है, रुपयों में कन्वर्ट कर देंगे हम, उनकी कीमतों को रुपयों में कन्वर्ट करके फिर कह देंगे इतना रुपया आप कमा रहे हो तो आप गरीब नहीं हो। ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन एवं नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन मिलनी चाहिए। अब ये कहा गया, कैलोरी क्या होती है? खानों से जुड़ी हुई रहती है, खाने से हमारे, ठीक है। हम जितना खाते हैं उससे हमें कैलोरीज मिलती है। तो कहा गया 2400 कैलोरी तक का खाना तो ग्रामीण क्षेत्र में जो भी लोग रह रहे हैं उनको हर दिन मिलना चाहिए। शहरी क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उनको 2100 कैलोरी मिलनी चाहिए। अब ये बोला सर ये भेदभाव क्यों? गांव में भी लोग ही रहते हैं और शहरों में भी लोग रहते हैं। उसका कारण ये है, ग्रामीण एरिया को हम जनरली ज्यादातर कृषि अर्थव्यवस्था के आधार पर देखते हैं, ठीक है, कि भाई वहां पर कृषि होती होगी। तो ज्यादा मेहनत के जो कामकाज होते हैं, जहां ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, वो ग्रामीण क्षेत्रों में करनी पड़ती है। और ग्रामीण क्षेत्रों में अगर व्यक्ति ज्यादा मेहनत कर रहा है तो उसको खाने पीने के लिए भी ज्यादा चाहिए। तो इसलिए कहा गया 2400 कैलोरी ग्रामीण क्षेत्र में। अब शहरी क्षेत्र में कोई आपको कृषि या ज्यादा मेहनत वाला काम करता हुआ नहीं देखने को मिलेगा, सब मानसिक काम कर रहे हैं और कर रहे हैं, उनको 2100 कैलोरी मिल जाए। परंतु देखो, पैसे जो है, रुपए जो है, वो रुपए शहरों में ज्यादा है कि भैया, हाँ, जैसे अगर मान लो शहर का व्यक्ति 500 रुपए कमा रहा है, ठीक है, और गांव का अगर 400 भी कमा रहा है तो भी ठीक है। क्यों? क्योंकि शहरों में खर्चे ज्यादा है, ठीक है। आप देखा होगा शहरों के खर्चे ज्यादा है, गांव में इतने खर्चे नहीं होते, हर चीज थोड़ी सस्ती होती है शहरों की तुलना में। तो इसलिए खाने पीने का जो स्तर है वो गाँव का ज्यादा रखा है और पैसों का जो स्तर है वो शहरों का ज्यादा रखा है। अनाज आदि के रूप में इन कैलोरी आवश्यकताओं को खरीदने के लिए प्रति व्यक्ति मौद्रिक व्यय को कीमतों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए समय समय पर संशोधित किया जाता है। अब देखो, इतनी कैलोरी सरकार ने कह दिया साहब आपको इतनी कैलोरी आपको मिलनी चाहिए। 2400 कैलोरी तक का आपको खाना मिल रहा है, मतलब आप गरीब हो ही नहीं। शहर में रहते हो 2100 कैलोरी तक का खाना मिल रहा है, आप गरीब हो ही नहीं। परंतु अब ये इतना दिन का मिल रहा है, इतने में मिल जाएगा। जैसे मान लो कि हमने कहा कि भैया 2400 कैलोरी जो है एक व्यक्ति को 50 रुपए में मिल जाएगा, मतलब 50 रुपए का मतलब ये हो गया कि भैया आपने 1500 रुपए महीने के कमाए तो ठीक है, आप गरीब नहीं। यही बात कही गई कि इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रति व्यक्ति, हर व्यक्ति के हिसाब से मौद्रिक व्यय कितना पैसा खर्चा करना पड़ेगा, कितनी मुद्रा खर्च करनी पड़ेगी, उसको कीमतों में वृद्धि होगी तो इसको बढ़ा दिया जाएगा कि भैया जैसे 1500, अब और महंगाई हो चुकी है तो 2000, और ज्यादा महंगाई हो चुकी है तो 2500, और ज्यादा महंगाई हो चुकी है तो 3000 रुपए कर दिया जाता है। समय समय पर संशोधित किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपए प्रति माह और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपए प्रति माह किया गया था। देखिए, अब मैंने तो कुछ ज्यादा ही बता दिया, 1500 भी और 2000 भी। 816 रुपए प्रति माह, हर महीने अगर हर व्यक्ति 816 रुपए कमा रहा है तो वो गरीब नहीं है। और शहरों में रहने वाला हर व्यक्ति अगर 1000 रुपए प्रतिदिन प्रति माह कमा रहा है तो वो गरीब नहीं है। अब पर इसमें ये बात ध्यान रखिएगा, जैसे कि एक परिवार में 5 लोग हैं टोटल और कमाने वाला एक व्यक्ति है, तो 816 को आप 5 से गुना करेंगे, 5 छंग 30 हासिल की 3, 5 एकम 5, 3 8 और 8 पंजे 40। मतलब जो परिवार महीने के 4080 रुपए कमा रहा है वो गरीब नहीं है। ऐसे मान लो शहर में रहने वाला कोई व्यक्ति है, एक जना ही कमा रहा है और उसके परिवार में 10 लोग हैं तो वो 10,000, मतलब वो महीने के 10 कमा रहा है। तो हर व्यक्ति हर महीने के हिसाब से उसका बताया गया कि हर व्यक्ति अगर 816 रुपए कमा रहा है उसके परिवार के हिसाब से तो गरीबी में नहीं आएगा, और नहीं कमा पा रहे हैं तो फिर गरीबी में। पर ये बहुत कम है बेटा, सच में बहुत कम है यार। 816 रुपए में क्या होता है, मतलब आज मैं खुद हूं, आज चलिए मैं इंडिविजुअल की बात करता हूँ। आज अगर मैं महीने के 816 रुपए कमा रहा हूँ, क्या मेरे लिए वो बहुत है? बस मैं, और बाकी मैं मेरा खुद के लिए कह रहा हूँ, एक इंडिविजुअल की बात करेगी। 816 रुपए में क्या हो जाएगा? क्या मुझे दाल, आटा, चावल, गैस, ये सारे मेरे 816 में हो जाएंगे? बहुत है, मेरे पास इनफ है। इन 816 से में मेरी जितनी आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकता क्या वो मेरी पूरी हो जाएगी? कम है, इसको थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए सरकार को, और थोड़ा सा इस पर सही करना चाहिए। यह सर्वेक्षण राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन अर्थात नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO द्वारा कराए जाते हैं। तो ये जो सर्वे है वो कौन करवाता है? NSSO करवाता है। NSSO, नेशनल सैंपल
सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, NSSO, ठीक है। और हिंदी में क्या लिखेंगे, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा ये सर्वे करवाया जाएगा। विकासशील देशों के बीच तुलना करने के लिए विश्व बैंक जैसे अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन निर्धनता रेखा के लिए एक समान मानक का प्रयोग करते हैं, जैसे कि $1.9 2011 PPP प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के समतुल्य न्यूनतम उपलब्धता के आधार पर। अब देखो, अब हम लोग हमारे देश के अंदर राज्यों में तुलना तो हमारे देश की सरकार ही करेगी, तो हमारे देश की सरकार ने बोला भैया 816 रुपये अगर आप गांव में रहते हो और हर व्यक्ति पूरे महीने के कमा रहा है तो गरीब नहीं है। तो अब हमने देखा साहब हरियाणा में ऐसे कितने लोग हैं जो गरीब हैं, राजस्थान में कितने लोग हैं, मध्य प्रदेश में कितने हैं, बिहार में कितने हैं, कर्नाटक में कितने हैं, केरल में कितने हैं, इस प्रकार से पता लगा लिया और हमने कह दिया कि साहब ये वाले राज्य में ज़्यादा लोग गरीब है और इस वाले राज्य में कम लोग गरीब है। अब परंतु पूरे विश्व में अगर पता लगाना हो कि सबसे ज़्यादा गरीब कहाँ पर है, अगर हमें पूरे विश्व में पता लगाना हो कि सबसे ज्यादा गरीब कहां पर है, तो उसके लिए जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं जो कि राष्ट्रों से मिलकर के संस्थाएं बनी है, जैसे कि एक संस्था का नाम है विश्व बैंक। क्या नाम है, विश्व बैंक है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, वर्ल्ड बैंक कहते हैं। तो ये इस वर्ल्ड बैंक ने ये कहा कि $1.9 का मतलब हो गया भैया, अगर आज की तुलना में मैं देखूं तो $2 मान लो आप, आज लगभग $1 की जो कीमत है वो 80 रुपए है, ठीक है। तो अब मैं 2 से गुना कर देता हूं, 160 रुपए, ठीक है, 160 रुपए यहां पे बोला गया। 2011 PPP, ठीक है, परचेजिंग पावर पैरिटी कहा जाता है कि भाई व्यक्ति को खरीदने की जो क्षमता है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, ठीक है, हर दिन के हिसाब से, मतलब 160 रुपए हर दिन के हिसाब से। और अब इसको हम 30 से गुना कर लेंगे तो हम पाते हैं कि हमारे पास कितना आ जाएगा, 4800 रुपए। मतलब महीने के जो भी व्यक्ति 4800 रुपए कमा रहा है, ठीक है, मतलब 5000 रुपए हर व्यक्ति हर महीने के कमा रहा है तो गरीब नहीं होगा। ये वर्ल्ड बैंक ने तय करा। अब वहां पर जा जाकर के पता लगाया, हर देश में सर्वे करवाया वर्ल्ड बैंक ने, देखा कि अच्छा हाँ भैया इंडिया में डॉलर की ये कीमत है, इस हिसाब से तो कितना कमाते हो। अब हमारी सरकार ने 816 रुपए हर महीने के तय कर रखे हैं और वर्ल्ड बैंक 4800 के हिसाब से लगा रहा है। पर ये डिपेंड करता है कि कौन से समय में डॉलर के साथ में कीमत बढ़ती घटती रहती है। ये निर्धनता रेखा का वर्ल्ड बैंक का अनुमान है। अब बात करते हैं आज सुरक्षित समूह की। देखो, जैसे आज मैं एक बात कहूं कि आज जैसे एक स्कूल है और उस स्कूल में कहा गया कि सब जो वीक बच्चे हैं ना उनको अलग से पढ़ाया जाएगा। वीक बच्चों की डेफिनेशन क्या रखेगी कि जिन भी बच्चों के 50% से भी कम मार्क्स आ रहे हैं ना वो वीक है। जैसे आप मान लो 10th हो 12th बोर्ड में हो, तो स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा टीचर्स को कि देखिए मैम सर, जो वीक बच्चे हैं 10th 12th में उनको अलग से तैयारी करवाई जाए। तो बोले सर वीक कैसा पता लगाएं? तो जिनके भी अभी तक के टेस्टों में 50% से ऊपर मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं वो गरीब है, मतलब इन द सेंस वीक है, कमजोर बच्चे। अब अलग कर लिया, पता चला हाँ साहब 10th क्लास में 10 बच्चे ऐसे हैं जो बहुत कमजोर हैं और 12th क्लास में ये 20 बच्चे हैं जो बहुत कमजोर हैं, जिनके 50% से ऊपर मार्क्स आ ही नहीं पाते। अब उन जो 10 बच्चे 10th में जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, जिनके 50% से कम ज़्यादा मार्क्स नहीं आ पाते, उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो सच में ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर होंगे, जिनके तो 15-20% मार्क्स भी नहीं आ पाते। जैसे हमने देखा ना, पूर्णतः गरीब, फिर गरीब और बहुत ज़्यादा गरीब, इस प्रकार से हम लोगों ने देखा। तो इसी प्रकार से उन 10 बच्चों में से कुछ ऐसे होंगे बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होंगे, बहुत ही ज़्यादा वीक होंगे। मतलब उन 10 में से भी एक ऐसा समूह हो सकता है कि उन 10 में जो वीक हो वो गर्ल्स ज़्यादा हो, ठीक है, या हो सकता है कि बॉयज ज़्यादा हो। तो इसी प्रकार से जब हम गरीबी की बात करते हैं ना, तो गरीबी में भी हमारे देश में कौन से क्षेत्र में कौन से लोग गरीब हैं, किसी जाति के, विशेष जाति के कोई लोग गरीब हैं, कोई विशेष एरिया, विशेष क्षेत्र के लोग गरीब हैं, कौन गरीब है? तो ये असुरक्षित समूह कौन है? असुरक्षित समूह का मतलब है ऐसे कौन से समूह हैं जो कि ज्यादा गरीब है, जिनमें ज्यादा पॉवर्टी है, ज्यादा निर्धनता है। तो आइए देखते हैं। सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित है, वे अनुसूचित जाति और जनजाति के परिवार हैं। तो अगर सामाजिक समूह के हिसाब से देखें, हम सामाजिक आर्थिक रूप से देखेंगे, ठीक है, और क्षेत्रीय रूप से भी देखेंगे। तो सामाजिक रूप से देखें कि समाज में सबसे ज्यादा गरीब कौन है, तो आप देखेंगे कि अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट और अनुसूचित जनजाति के जो लोग होते हैं, जो परिवार होते हैं, वो सबसे ज्यादा क्या होते हैं, गरीब होते हैं। इसी प्रकार आर्थिक समूहों में सर्वाधिक असुरक्षित समूह ग्रामीण कृषि श्रमिक परिवार और नगरीय अनियत मजदूर परिवार है। और देखो, अब आर्थिक रूप से देखें
समाज में देखें, देखो समाज में तो अनुसूचित जाति जनजाति, क्योंकि इन लोगों के पास पैसा भी कम है और समाज की तरफ से अपमान भी सहन करना पड़ता है जाति के आधार पर। अगर आर्थिक रूप से और देखें तो ग्रामीण कृषि श्रमिक, देखो अब किसान भी क्या होता है, 3 प्रकार के होते हैं। किसान भी 3 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं बड़े किसान, एक होते हैं छोटे या सीमांत किसान, और फिर एक होते हैं भूमिहीन किसान, जिनके पास भूमि नहीं है। ये हमने चैप्टर 1 में पढ़ा है पालमपुर वाले में, ठीक है। अब बड़े किसानों के पास खूब जमीन है, छोटे सीमांत किसानों के पास थोड़ी कम जमीन है, ये भूमिहीन है, इनके पास जमीन नहीं है, ठीक है। अब इनका जमीन नहीं है तो खाने के लिए कमाना तो पड़ेगा, तो ये क्या करते हैं, बड़े या छोटे सीमांत किसानों के पास ही क्या बन जाते हैं, मजदूर बन जाते हैं, श्रमिक बन जाते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में ही कृषि होती है जनरली, शहरों में तो कभी खेतीबाड़ी हुई नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में होगी। अब ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा गरीब कौन है, ये भूमिहीन श्रमिक है, ग्रामीण कृषि श्रमिक जो कि खेतीबाड़ी पे मजदूरी का काम कर रहे हैं। नगरीय क्षेत्रों में कौन है, अनियमित मजदूर। अनियमित मजदूर कौन होते हैं, जिनको रेगुलर काम नहीं मिलता, ठीक है। आज काम मिल गया, फिर पता नहीं कल काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, या एक सीजन में काम मिल गया, एक सीजन का मतलब है कोई विशेष समय पे काम मिल गया फिर काम नहीं मिला। इस प्रकार के जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा गरीब माने गए। यहाँ पे जैसे आपको एक तस्वीर दिखाई गई है, सामाजिक समूह एवं आर्थिक वर्ग। इस वर्ग में प्रति 100 पुरुष में निर्धनता की संख्या है, ठीक है, कि हर 100 में से कितने पुरुष हैं जो कि गरीब आ रहे हैं। अनुसूचित जनजाति, जिनको हम ST कहते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहते हैं, वो मतलब हर 100 में से उस कम्युनिटी के 43 लोग गरीब हैं। अनुसूचित जाति में 29 है। भारतीय निर्धनता अनुपात औसत, भारत का मतलब औसत है वो 22 है, मतलब भारत में लगभग हर 100 में से 22 लोग क्या हैं, गरीब हैं। अनियत कृषि श्रमिक, ठीक है, ये जो किसानों के जो मजदूर हैं वो 34 गरीब हैं, और शहरों में जो है वो 34 गरीब है। तो आपको दर्शाया गया है कि यही लोग क्या है, सबसे ज्यादा गरीबी रेखा में आ रहे हैं। इन सामाजिक समूह के अतिरिक्त परिवारों में भी आय असमानता होती है। इन सामाजिक समूह के अतिरिक्त भी क्या होगा, परिवारों में भी आय असमानता होगी। कोई परिवार ज्यादा पैसा कमा रहा होगा, कोई कम कमा रहा होगा। अब आप एक चीज ये देखेगा कि भारत की, ठीक है, भारत की निर्धनता अनुपात औसत, जो मतलब औसत है, एवरेज है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि भारत के हर 100 में से 22 लोग गरीब है, ऐसा मानते हैं, ठीक है, 22% है। अब इन समुदायों की देखो औसत से भी ज्यादा है, इन समुदायों में औसत से भी ज्यादा गरीब है, मतलब अनुसूचित जनजाति के हर 100 में से 43 लोग गरीब है, SC के हर 100 में से 29 लोग गरीब है, गांवों में जो कृषि श्रमिक है, मजदूर है, वो 100 में से 34 गरीब है, और शहरों में जो अनियमित मजदूर है वो 34 गरीब है। पूरे देश में 100 में से 22 है, पर इन समूह में अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा गरीबी हमें देखने को मिलती है। कुछ संदर्भों में महिलाओं, वृद्ध लोगों और बच्चियों को भी ढंग से परिवार के उपलब्ध संसाधनों तक पहुंच से वंचित रहना पड़ता है। तो कुछ संदर्भों में देखें तो महिलाएं, उनकी स्थिति थोड़ी सी खराब है, जो बूढ़े जन होते हैं, वृद्ध जन होते हैं, उनकी बच्चियों की, इनकी स्थिति थोड़ी ठीक नहीं होती है। अब बात करते हैं अंतरराज्यीय असमानताओं की, ठीक है। अब हमने जान लिया कि असुरक्षित समूह कौन से, कौन कौन से ऐसे समूह हैं जो सबसे ज्यादा असुरक्षित है, मतलब जो सबसे ज्यादा गरीब हैं। अब अंतरराज्यीय असमानता है, ठीक है। अब राज्यों के बीच में देखते हैं कि कौन से राज्य में सबसे ज्यादा गरीबी और कौन से राज्य में ज्यादा गरीबी नहीं है। प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। तो देखो सभी राज्यों में निर्धन लोगों का अनुपात एक जैसा नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे राजस्थान में भी हर 100 में से 40 लोग गरीब है, तो मध्य प्रदेश में भी हर 100 में से 40, MP में भी, UP में भी, ऐसा नहीं है। कहीं पर बहुत ज्यादा गरीब है, कहीं पर बहुत लोग को कम गरीब है। वर्ष 2011-12 में भारत में निर्धनता अनुपात 22% था, मतलब भारत में हर 100 में से 22 लोग आप कह सकते हो कि गरीब थे। ये बात अभी हमने पढ़ी। कुछ राज्य जैसे मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं ओडिशा में निर्धनता अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से ज्यादा है। मतलब अगर आप देखें कि मध्य प्रदेश हो गया, असम हो गया, UP, बिहार, उड़ीसा ये हो गए, यहां पर क्या है, इससे भी ज्यादा है, मतलब हर 100 में से 22 से ज्यादा लोग ही गरीब हैं इन राज्यों में, ठीक है। कहीं 25, कहीं पे 30, कहीं पे 35, कहीं पे 40, मतलब इन राज्यों में जो गरीबी है वो ज्यादा है, ठीक है। मध्य प्रदेश में, असम में, UP में, बिहार में, उड़ीसा में, इन राज्यों में क्या है, गरीबी ज्यादा है। इसकी तुलना में केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और पश्चिम बंगाल में निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है, और बाकी ये जो राज्य हैं इनमें गरीबी में बहुत गजब की गिरावट आई है, मतलब लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो रहा है, सुधरता जा रहा है। पंजाब और हरियाणा उच्च कृषि वृद्धि दर से निर्धनता कम करने में पारंपरिक रूप से सफल रहे। केरल ने मानव संसाधन विकास पर अधिक ध्यान दिया है। अब देखिए, अब अगर पंजाब और हरियाणा की बात करूं, उच्च कृषि वृद्धि दर, ठीक है,
कृषि में क्या कर दिया, वृद्धि दर बढ़ा दी, मतलब वहां ज्यादा उत्पादन किया जा रहा है। और पंजाब और हरियाणा तो मतलब जो ज्यादा आगे बढ़े हैं या गरीबी कम हुई है, उसमें हरित क्रांति का एक बहुत बड़ा योगदान है। हरित क्रांति के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 में। हरित क्रांति में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी, इन राज्यों को बहुत अच्छा प्रभावित हुआ। तो पंजाब हरियाणा में खूब हरित क्रांति से हुआ, खूब उत्पादकता लोगों की बढ़ी, किसानों की, उन्होंने खूब माल बेचा और गरीबी से बाहर आते गए, धीरे धीरे गरीबी से बाहर आते गए। तो पंजाब और हरियाणा में लोग गरीबी से कैसे बाहर आए, उच्च कृषि वृद्धि दर से। कृषि की वृद्धि दर है, जो उत्पादकता है उसको ज्यादा बढ़ा दिया गया। और केरल ने क्या करा, मानव संसाधन विकास पे ज्यादा फोकस करा, ठीक है, वहां के लोगों को शिक्षा में, स्वास्थ्य में, इनमें, ठीक है। और हमने देखा है कि वहां पे सार्वजनिक वितरण प्रणाली है वो भी बहुत अच्छी है, हर लोगों को वहां पे राशन आसानी से जल्दी से मिल जाता है, शिक्षा स्वास्थ्य जो सुविधा है वो भी ज्यादा वहां पर अच्छी है। तो केरल ने मानव संसाधन विकास पे काम करा है और पंजाब और हरियाणा ने उच्च कृषि वृद्धि दर पे। पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार उपायों से निर्धनता कम करने में सहायता मिली है। और देखिए भूमि सुधार क्या होता है, जैसे आपने देखा था कि अंग्रेजों के समय में क्या था कि जमींदार हुआ करते थे। जमींदारों का अर्थ क्या है बच्चों, जैसे कि मान लीजिए आज मैं जमींदार हूं, तो मुझे बोला गया कि आप सरकार को टैक्स दोगे, सरकार को पैसा दोगे, आपके अंडर में 10 किसान है, इस गांव के जितने भी किसान हैं वो सारे आज आपके अंडर में, इन किसानों से पैसा आपको लेना है और आप सरकार को दोगे। अब क्या करा जाता था कि जो जमींदार हुआ करते थे वो थोड़ा एक्स्ट्रा तो लेंगे, खुद का भी तो प्रॉफिट होगा। अब क्या होता था, एक टाइम पीरियड होता था कि इस टाइम तक चुकाना है, अगर उस टाइम तक जमींदार पैसा नहीं देते थे तो जमींदारों पे एक्शन होता था। तो इसलिए वो जमींदार किसानों को पहले ही बोलते भाई इतनी तारीख को पैसा दे देना, नहीं दे पाते थे तो उनपे क्या है, उनकी जमीनें हड़प लेते थे। अब वो जमींदार धीरे धीरे क्या होते गए, अमीर होते गए, क्योंकि उनके पास खूब जमीनें हो गई और उन्हीं जमीनों पे उन्हीं किसानों से मजदूरी करवाने लगे कि अब तुम मजदूरी करो, मैं दे दूंगा सरकार को अब टैक्स, ठीक है। तो इस प्रकार से वो खूब ज्यादा जमींदार हो गए। अब उससे क्या हो गया, असमानता आ गई कि एक वर्ग के जो लोग हैं वो धीरे 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 बढ़ते गए, जो जमींदार वो खूब धीरे धीरे अमीर होते गए, अब किसान वो बेचारा धीरे धीरे गरीब होता गया। अब जैसे ही भारत आजाद हुआ, संविधान लागू हुआ, तो भारत सरकार ने भूमि सुधार का काम करा कि भूमि को सुधारना है, मतलब सही बंटवारा इसका करना है, जिनके पास नहीं उन तक पहुंचाओ भूमि को। तो ये भूमि सुधार करा गया कि पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार बहुत अच्छे से लागू करा गया है, तो वहां पर भी निर्धनता में कमी आई है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अनाज का सार्वजनिक वितरण इसमें सुधार का कारण हो सकता है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अनाज का जो सार्वजनिक वितरण है, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस जो है, जो कि आप चैप्टर 4 में पढ़ेंगे खाद्य सुरक्षा में, नहीं तो पहले लेक्चर्स में तो पढ़ ही रखा है। अब चलिए अब इस वाले एक बार इसको देख लेते हैं। भारत के चुनिंदा राज्यों में निर्धनता अनुपात, ठीक है, जो निर्धनता अनुपात है उसको देखते हैं। बिहार में हर 100 में से 33.7 मतलब 34 लोग करीबन करीब है। और देखो भारत का कितना है, भारत का औसत कितना है, भारत का औसत है बच्चों 20 से 25 के बीच में मैं ले लेता हूं, ये ले लिया, ये अपन ने ले लिया, ठीक है, ये वाला हो गया। अब देखो बिहार में 34, उड़ीसा में 32.6 मतलब 33, मतलब इससे ऊपर है। असम में 31.9 मतलब 32 हो गया। मध्य प्रदेश में 31.7 मतलब 32, हर 100 में से 32 लोग। उत्तर प्रदेश में 29.4 मतलब 29, हर 100 में से 29 लोग गरीब है। अब ये सारे के सारे जो हैं, ये जो 5 राज्य बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ये 5 राज्यों का क्या है, भारत की जितने गरीबी औसत दर है उससे भी ज्यादा है। भारत की अगर टोटल जनसंख्या में से देखें तो 100 में से 22 लोग गरीब है, पर इन पर्टिकुलर एक एक राज्य की देखें कि इस राज्य में 100 में से कितने लोग गरीब है, तो हम देखते हैं कि 34, 33, 32 से 29 है। कर्नाटक में लगभग 21 लोग गरीब हैं, पश्चिम बंगाल में 20 मतलब 100 में से, महाराष्ट्र में 17, गुजरात में 17, राजस्थान में 15, त्रिपुरा में 14, तमिलनाडु में 11, हरियाणा में 11, दिल्ली में 10, आंध्र प्रदेश में 9, पंजाब में 8, हिमाचल प्रदेश में 8, केरल में 7 और टोटल भारत का जो है वो कितना 21.9, जिसको राउंड ऑफ करके हमको कह देते हैं 22। ओके, तो इस प्रकार से देखिए ये जो राज्य हैं इनमें ज्यादा गरीबी दर है भारत की तुलना में, पूरे भारत में देखें, और इनकी थोड़ा सा डाउन है, मतलब सबसे कम गरीबी दर अगर कहीं पर है तो केरल में है, ठीक है, मतलब केरल में ही ऐसा है कि 100 में से 7 व्यक्ति गरीब है, बाकी सब में 7 से ज्यादा ही गरीब है। विभिन्न देशों में अत्यंत आर्थिक निर्धनता विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार प्रतिदिन $1.9 से कम पर जीवन निर्वाह करना में रहने वाले लोगों का अनुपात 1990 के 36% से गिर कर 2015 में 10% हो गया। अब अगर हम पूरे विश्व का देखें तो विश्व में हमने देखा कि विश्व बैंक ने यह बोला कि प्रतिदिन का अगर आप $1.9 कमा रहे हैं तो आप गरीब नहीं हैं। इस हिसाब से देखें तो 1990 में पूरी दुनिया में 36% लोग क्या थे, गरीब थे।
2015 में आकर के देखा तो हमने देखा सिर्फ और सिर्फ 10% ही गरीब रहे हैं, मतलब पूरी दुनिया में गरीबी में गिरावट आई है। तीव्र आर्थिक प्रगति और मानव संसाधन विकास में वृत्त निवेश के कारण चीन और एशिया के देशों में निर्धनता में विशेष कमी आई है। देखिए, अब यूरोप के देशों में यहाँ पे तो वैसे ही बहुत कम गरीबी थी, ठीक है। अब गरीबी भी कहाँ थी? एशिया के देशों में, अफ्रीका के देशों में, और वहां पर भी गरीब नहीं थे। भारत बड़ा संपन्न देश था, भारत और चीन बहुत संपन्न देश हुआ करते थे। एशिया और अफ्रीका के देशों को तो बर्बाद जो करा है वो यूरोपियन कंट्रीज ने करा है, ठीक है। ये वहां से आए, यहाँ के संसाधनों को लूटा, यहाँ के सारे संसाधन अपने देश ले गए, वहां का विकास कर लिया, वहां का डेवलपमेंट कर लिया। तो एशिया और अफ्रीका के देश ही ज्यादा गरीब थे, और उनको गरीब नहीं यूरोपियन कंट्रीज ने बनाया, ये यूरोप के देशों ने बनाया, गुलाम बना बना करके। तो अब पर चलो जो भी हुआ हो गया, उसके बाद को छोड़ते हैं। अब क्या है, तीव्र आर्थिक प्रगति हो रही है, बहुत तेजी से हम आर्थिक डेवलपमेंट कर रहे हैं, और मानव संसाधन विकास पर बहुत ज्यादा खर्चा कर रही, चाहे भारत की सरकारें हो और चाहे जितने भी विकासशील देश की सरकारें हो वो कर रही। इसी कारण चीन में और भारत एशिया के देशों में निर्धनता में विशेष रूप से क्या हुई है, कमी आई है। यह तस्वीर आपको बैंक की दिखाई गई क्योंकि विश्व बैंक का यहाँ पर नाम था। दक्षिण एशिया के देशों भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान में निर्धनों की संख्या में गिरावट इतनी तीव्र रही है, तो बहुत अच्छी तीव्र रही है। दक्षिण एशिया के देश मतलब ये अगर पूरा एशिया है तो ये दक्षिण एशिया है, यहाँ पर इंडिया है, ठीक है। इधर वाले ये वाला जो पूरा पार्ट है दक्षिण एशिया कहलाता है। अब देखिए, देश प्रतिदिन $1.9 से कम पाने वालों की संख्या। अब देखिएगा कि मतलब $1.9, मतलब अपन इंडिया के हिसाब से आज की तारीख के हिसाब से लगाए तो 160 रुपए लगभग, मतलब 160 रुपए से कम कमाने वाले लोग टोटल कितने हैं। नाइजीरिया में अगर देखें तो वहां के हिसाब से 2009 के हिसाब से 53.5, मतलब लगभग हर 100 में से 54 लोग ऐसे हैं जो कि दिन का $1.9 भी नहीं कमा पा रहे हैं। बांग्लादेश में सिर्फ और सिर्फ 15 लोग ही ऐसे हैं 2016 के हिसाब से जो कि $1.9 नहीं कमा पा रहे हैं। भारत में देखें 2011 के हिसाब से तो हमने देखा ही है कि 22% या 21% है, ठीक है। पाकिस्तान में अगर देखें तो 400 में से 4 लोग 2015 के हिसाब से। चीन में देखें तो मतलब एक व्यक्ति भी पूरा नहीं है, ठीक है, एक व्यक्ति पूरा नहीं है। ब्राजील में देखें तो 3.4, मतलब हर 100 में से 3 व्यक्ति आप मान सकते हैं। ये 5.7 इंडोनेशिया और श्रीलंका में भी 0.7। पर देखिए ये डेटास बहुत पुराने हैं, 2009, 16, 11, 15, 15, 17। पाकिस्तान की आज के मौजूदा दौर में बहुत बुरी स्थिति हो रही है, श्रीलंका की बहुत बुरी स्थिति हो रही है, ठीक है। श्रीलंका के तो इतने बुरे हालात हैं, वहां पर वित्तीय आपातकाल लगाने की स्थिति हो चुकी है। तो स्थिति अब जैसे नाइजीरिया है तो नाइजीरिया ने सुधार करा होगा, बांग्लादेश ने बिल्कुल बहुत अच्छा सुधार बांग्लादेश करा है। तो अब थोड़े से डेटा बदल चुके हैं, 9, 16, 11, 15, 15, 17, 16, बहुत चेंजेस। और इसके बीच में 2-2.5 साल जो कोरोना के आए उसने तो पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया। तो स्थितियां बदली है, सुधार भी हुए हैं, थोड़ी गिरावटें भी आई हैं हर जगह। अब बात करते हैं निर्धनता के कारण की। चलो हमने पढ़ लिया निर्धनता क्या होती है, गरीबी क्या होती है, गरीबी सबसे ज्यादा कौन से समूहों में होती है यह भी हमने देख लिया, ठीक है। अंतर्राज्यीय असमानता है वो भी देख ली। परंतु हम समझ चुके हैं कि समस्या है, समस्या क्या है, गरीबी समस्या है। पर ये समस्या है क्यों है ये समस्या? जैसे आज मैं कहूं मुझे बार बार में जुकाम लग जाता है, जुकाम लगना समस्या है, पर जुकाम लग क्यों रहा है, क्या कारण है? डॉक्टर 1-2 टेस्ट करवाएगा, डॉक्टर फिर 2-3 बातें पूछेगा, सवाल पूछेगा, फिर उसको पता चल जाएगा कि हाँ भाई देखो आपको इन चीजों से एलर्जी, इसलिए आपको जुकाम लग जाता है। किसी को कहेगा भाई आपके नाक का मांस बढ़ गया इसलिए आपको जुकाम लग जाता है। मतलब समस्या थी, उसका कारण पता चल गया कि एग्जैक्टली समस्या क्यों है, तभी तो समाधान कर पाएंगे। भाई डॉक्टर के पास भी जाते हो तो डॉक्टर को जाते हैं ऐसे तो मेरा इलाज कर दो, मेरा, अरे भाई पहले समस्या बता, फिर वो चेक करेगा, टेस्ट करवाएगा, समस्या का कारण पता चलेगा कि समस्या क्यों है, फिर समाधान करेगा। तो हमें पता है कि गरीबी बहुत बुरी चीज है, गरीबी नहीं होनी चाहिए, गरीबी में बड़ी समस्या होती है, पर ये गरीबी हो क्यों रही है, ये कारण तो पता लगाए, तो कारण जानते हैं कि गरीबी क्यों हो रही है, क्योंकि कारण जानेंगे तभी हम समाधान तक पहुंच पाएंगे। बेटा समस्या को जानना समस्या के समाधानों तक पहुंचाना होता है। मैं ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के दौरान आर्थिक विकास का निम्न स्तर। तो सबसे पहला तो कारण अगर भारत में है कि गरीबी क्यों है तो यह था कि जब ब्रिटिशर्स का भारत में राज चल रहा था तो आर्थिक विकास का स्तर बहुत डाउन चला गया था, बहुत बुरी स्थिति हम लोगों की कर दी थी। उनके आने से पहले भारत में 25 से 30% जीडीपी हुआ करती थी पूरे विश्व में, भारत की 2% पे छोड़ करके चले गए, बहुत बड़ा नुकसान हमारा करा, काफी जो जनसंख्या उसको गरीबी में ला करके छोड़ दिया।
उसके प्रभाव आज तक हमें देखने को मिल रहे हैं। दूसरा, जनसंख्या में उच्च दर से वृद्धि हो रही है। अब क्या होता है, सरकारें बहुत कोशिश करती है आगे लाने की, गरीबों को आगे लाने की, ठीक है, परंतु क्या होता है, हर साल बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ जाती है। जनसंख्या बहुत तेजी से हमारे बढ़ रही है, तो जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही है तो अब संसाधन चाहिए। अब सरकार इतने संसाधन कहां से जुटाएगी? तो जनसंख्या का ज्यादा बढ़ना भी गरीबी के कारण में है। प्रति व्यक्ति आय की संवर्धित दर को बहुत कम कर दिया गया है। जो प्रति व्यक्ति आय है, ठीक है, मतलब हर व्यक्ति की जो आय है उसमें जो संवर्धि हो रही है, जो उसमें ग्रोथ हो रही है ना, वो बहुत कम हो रही है। तो ये भी एक कारण है। भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण है आय असमानता। देखो, अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत भूमि है, जैसे जमींदारों की बात करी, और किसी के पास बिल्कुल भी नहीं है। और अन्य संसाधन जैसे मान लो पैसा है, सुख सुविधाएं जो घर में है, वो किसी के पास बहुत ज्यादा है, किसी के पास नहीं है। ये सब क्यों है? क्योंकि आय की असमानता है। कुछ लोग बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं और कुछ लोग बहुत कम पैसा कमा रहे हैं। आपको मैं जैसे एक उदाहरण देता हूं कि दुनिया के जो 50 सबसे अमीर व्यक्ति है ना, दुनिया के जो सबसे 50 अमीर व्यक्ति है ना बच्चों, इनकी जो इनकम है, इनकी जो टोटल पैसा है, वो दुनिया के 40 करोड़ लोगों के बराबर है। 40 करोड़ लोगों, जो सबसे गरीब 40 करोड़ लोग हैं, उनके बराबर है। मतलब 40 करोड़ जितना कमा रहे हैं वो अकेले 50 व्यक्ति कमा लेते हैं। अब सोचो कि इन 50 व्यक्तियों के पास इतना पैसा है और 40 करोड़ लोगों के पास सिर्फ इतना सा पैसा। तो है ना असमानता, आय की असमानता, इनकम इनइक्वल है। सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारण भी हो सकते हैं। कुछ सामाजिक कारण हो सकते हैं, जैसे कि हमने देखा कि भैया जो अनुसूचित जाति जनजाति है, महिला है, वो ज्यादा है। कुछ आर्थिक कारण तो हो ही सकते हैं। सामाजिक दायित्व और धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजन में बहुत पैसा खर्च करते हैं, ठीक है। अब भारत में क्या है कि थोड़े से जो समाज के दायित्व हैं, जैसे कि अजी वो मेरे जो घर से है, उसके जो मेरे ससुर जी के ससुर जी, उनके दूर के रिश्तेदार है, उनकी डेथ हो गई भैया, उनके वहां जा रहा हूं, तो आज ये कपड़े लेकर के जाने, ये करना है, वो करना है। हम सामाजिक दायित्वों में और ऐसी जगह में क्या काफी पैसा खर्च कर देते हैं। मतलब मैं काफी लोगों का ऐसा सुनता हूँ, मुझे जब बड़ा दुख होता है जब उनको कहा जाता है ना कि आप अपनी बेटियों को पढ़ाओ। कहते हैं जी साहब पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, परंतु उस बेटी की शादी में इतना सारा पैसा लुटा देते हैं, वो दहेज देने के नाम पर, ये ऐसा, ये वैसा, ये वैसा। फिर दुख होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इतना ही पैसा अगर वो बेटी के शिक्षा पे, एजुकेशन पे लगा देते तो शायद दहेज देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, और देना ही नहीं चाहिए, लेना भी नहीं चाहिए। अत्यधिक ऋणग्रस्तता निर्धनता है। और हम क्या होता है, जब ज्यादा कर्जे में फंस जाते हैं ना, देखो बेटा, कर्जा सब लेते हैं, उधार सब लेते हैं। उधार जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, बड़े बड़े जो अमीर लोग हैं, उन पे भी कर्जे चल रहे हैं, ठीक है। परंतु ज्यादा जब हम कर्जे में फंस जाते हैं ना, तो भी हम गरीब हो जाते हैं। अब क्या होता है, जैसे एक किसान होता है, वो जैसे मान लो कि एक फसल उगाने के लिए उसने कर्जा लिया, पैसे लिए, 50,000 रुपये लिए, और उसने बोला मैं 6 महीने की फसल के बाद लौटा दूंगा। परंतु मान लो उसकी फसल खराब हो गई, फिर उसने पैसा लिया और पैसा लिया और पैसा लेता लेता वो क्या हो जाएगा, एक बार ऋण के ग्रस्त में, ऋण के जाल में फंस जाएगा, कर्जे के जाल में फंस जाएगा। फिर वहां से निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो फिर वो क्या, गरीब ही हो जाता है। अब निर्धनता निरोधी उपाय। चलो भैया, अब हमें यह भी पता चल गया कि गरीबी समस्या है, समस्या क्यों है, क्या क्या कारण है, वो भी पता चल गया। अब उनको दूर करने का क्या काम करें, अब समाधान की बात कर लेते हैं। तो समाधान क्या क्या है? सरकार की वर्तमान निर्धनता निरोधी रणनीति मोटे तौर पर 2 कारक हैं। तो 2 तरीके से देखते हैं। पहला, आर्थिक संवृद्धि को प्रोत्साहन। तो सरकार ये चाहती है कि इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, ठीक है, देश की जो आर्थिक संवृद्धि है वो बढ़े, हर व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय बढ़े, ये तो होना ही होना चाहिए। ये तो सरकार इस पे तो काम कर ही रही है। इसके साथ साथ लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रमों पर भी निर्भर है, ठीक है। सरकार ने कुछ निर्धनता निरोधी कार्यक्रम चलाए हैं, उनको लक्षित करा, उनको टारगेट करा कि साहब ये लोग बहुत ज्यादा गरीब है, इनके लिए सरकार कुछ योजनाएं चलाएगी। अब उन्हीं योजनाएं, उन कार्यक्रमों को ही हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहला है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। इस कार्यक्रम को 1993 में 1993 में आरंभ किया गया था। कब आरंभ किया गया? 1993 में। अब जैसे है ना, आप लोगों के लिए कुछ चीजें थोड़ी आसान बना देता हूं। जैसे आप याद करो, पॉलिटिकल में पढ़ रखा है हम लोगों ने कि जो NHRC है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1993 में। और प्रधानमंत्री रोजगार योजना भी 1993 में। ऐसे थोड़ा सा लिंक कर सकते हो आप लोग। इसका उद्देश्य ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सर्जित करना है। तो ये जो प्रोग्राम चलाया गया प्रधानमंत्री रोजगार योजना, इसमें ग्रामीण गांवों में रहने वाले और शहरों में रहने वाले जो शिक्षित बेरोजगार हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं पर उनके पास काम नहीं है, उनके लिए सरकार ने स्वरोजगार के अवसर चालू किए। स्वरोजगार का मतलब आप खुद के लिए कुछ काम कर सको, मतलब आप खुद का छोटा मोटा धंधा कर सको,
ठीक है। आपको धंधे के लिए क्या होगा, हम थोड़े बहुत पैसे देंगे, ठीक है। सरकार आपको पैसा देगी, बैंकों से आपको सस्ते में लोन मिल जाएगा। आप खुद का छोटा मोटा काम शुरू करो, आपका काम चल जाएगा, फिर आप 4-5 लोगों को और रोजगार दे देना, फिर और काम बढ़ जाए, 5-10 लोगों को और रोजगार दे देना। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बैंक द्वारा लघु व्यवसाय उद्योग स्थापित करने के लिए नियत समय पर कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। तो इसमें यह कहा गया कि भैया सरकार सबको रोजगार नहीं दे सकती, इसलिए आप खुद के रोजगार बनाओ, स्वरोजगार करो, आप खुद का कुछ काम धंधा शुरू करो। तो फिर लोग कहते हैं हाँ कर तो लें पर पैसा नहीं है, तो फिर सरकार ने बोला चिंता मत करो, बैंकों से हम दिलवाएंगे पैसा, ठीक है। लघु व्यवसाय के लिए मतलब कोई छोटा काम धंधा शुरू करने के लिए, कोई छोटा उद्योग स्थापित करने के लिए आपको हम पैसा दिलाएंगे बैंकों से लो और कम ब्याज दर पर लो, ठीक है। सबसे जितना बैंक ब्याज लेता है आपसे उतना कम लेगा, क्योंकि हमने योजना के तहत आपका नाम ले देंगे, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। एक चीज को और समझिएगा, 1991 में एलपीजी लागू हुआ, ठीक है ना, व्यवस्थाओं में बदलाव आया कि भैया 1991 तक भारत थोड़ा समाजवादी ज्यादा था, मतलब सरकार का ज्यादा कंट्रोल था, ये भी सरकार करेगी ये भी सरकार करेगी। पर 1991 में सरकार ने कह दिया नहीं, अब प्राइवेट वालों को भी बराबर काम करने का मौका मिला, जिसको जो उद्योग खोलना है वो खोलो, कोई जिसको जो काम करना है करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अब 91 के बाद पॉलिसियां बदली, तो 93 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना आया, जिसमें कहा गया कि आप स्वरोजगार के लिए आपको सरकार बैंकों के द्वारा पैसा दिलवाएगी। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम REGP, इस कार्यक्रम को 1995 में आरंभ करा गया। ओके, इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। अब ग्रामीण क्षेत्रों और जो छोटे शहर है, वहां नगर था, ठीक है, जो बड़े बड़े नगर है वहां, और यहाँ पे छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है, ठीक है। फिर है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY, यह योजना 1999 में आरंभ करी गई, 1999 में। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सहायता प्राप्त निर्धन परिवार को निर्धनता रेखा से ऊपर लाना है। तो इसका उद्देश्य क्या है कि ऐसे निर्धन परिवार जिनको सहायता दे रही है सरकार, उनको निर्धनता रेखा से क्या है ऊपर लेकर के आना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वयं सहायता समूह को संगठित कर उन्हें बैंक ऋण और सरकारी अनुदान उपलब्ध कराना। तो अब ऐसे जो वर्ग है उनको स्वयं सहायता समूह, मतलब स्वयं सहायता समूह क्या होता है, जनरली महिलाओं का 15-20 महिलाओं का एक ग्रुप होता है। अब वो महिलाएं क्या करती हैं, खुद की बचत कर लेती हैं, क्या भैया जैसे मान लो कि महीने के 1000 रुपये 15 महिलाओं ने जोड़ लिए, तो 15,000 रुपये हो गए। अब वो उससे खुद का कोई काम धंधा शुरू कर सकती है, किसी एक महिला को जरूरत हो गई तो वो पैसा इस्तेमाल कर सकती है, फिर अगले महीने कोई दूसरी इस्तेमाल कर लेगी, इस प्रकार से कर सकते हैं। और जब एक फिक्स समय तक, एक अच्छे समय तक महिलाएं पैसा इस प्रकार से जोड़ लेती है, तो बैंक भी उनको आसानी से लोन दे देता है स्वयं सहायता समूह के नाम पर। तो सरकार उनको बैंकों से लोन दिला देती है और सरकारी अनुदान, मतलब सरकार भी उनको पैसा देती है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना PMGY, इस कार्यक्रम को 2000 में आरंभ करा गया, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत गांव में मूलभूत सुविधाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान करेगी। तो जो इसके अंतर्गत गांव में मूलभूत सुविधाएं जो है, मतलब सड़क होनी चाहिए, ठीक है, पानी होना चाहिए, हर घर में बिजली होनी चाहिए, ऐसी सुविधाओं के लिए राज्यों को केंद्र सरकार ने ज्यादा पैसा दिया। राज्य सरकार को बोला ये पैसा है स्पेशली किस पे खर्चा करना, गाँव के मूलभूत सुविधाओं पर खर्चा करना। वहाँ अच्छी सड़कें हों, अच्छा पानी हो पीने का, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हों, बिजली हो हर घर में, उनमें। इस योजना के अंतर्गत प्रमुख मूलभूत सुविधाओं में प्राथमिक स्वास्थ्य का मतलब होता है, मतलब जैसे कोई छोटी मोटी बीमारी हो जाए तो वहां भागना ना पड़े, थोड़ी बहुत सुई लगा दें, दवा ववा दे दें, कोई बड़ी ही बीमारी हो जाए तो आप वहां भागो। प्राथमिक शिक्षा मतलब यहाँ 5वीं 8वीं 12वीं तक की तो पढ़ाई हो ही जाए। आमीन आश्रय ग्रामीण पेयजल, ठीक है, पेयजल मिलना चाहिए, और ग्रामीण विद्युतीकरण मतलब लोगों को बिजली की। ग्राम उदय मतलब गाँव का उदय होना चाहिए, विकास होना चाहिए, उसके लिए ये योजना चलाई गई। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा, इस अधिनियम को सितंबर 2005 में पारित करा गया। अब देखिए यहां तक जितने भी आपने पढ़े ये सारे क्या है, योजना है, ये कार्यक्रम है, सरकार ने अपनी मर्जी से चलाया। ये अधिनियम है, ये सरकार ने कानून बना दिया, ये सरकार ने कानून बना दिया। योजना क्या होता है, सरकार डायरेक्ट लागू कर देती है। सरकार कौन होती है, प्रधानमंत्री और कुछ मंत्री, और राज्यों में मुख्यमंत्री और कुछ मंत्री। वो योजना लागू कर, जैसे मोदी जी ने बोला नोट बंद, तो बंद हो गए, वो एक योजना थी, नोट बंद कर दिया। अब एक कानून बन जाता संसद से कि भाई हर 5 साल में जो सबसे बड़े नोट है उनको बंद करवाना है, तो हर 5 साल में सरकार को करना पड़ता। तो अब ये जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, और फिर बाद में महात्मा गांधी इसके आगे लग जाएगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण गारंटी अधिनियम, ये कानून बना दिया गया। अधिनियम का मतलब होता है कानून, मतलब ये अब लागू हो गया, ये काम करना ही पड़ेगा सभी सरकारों को, ठीक है, चॉइस नहीं है इसमें।
प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिन के सुनिश्चित रोजगार का प्रावधान करता है। इसमें कहा गया कि भाई साल में 365 दिन होते हैं, उसमें से हम आपको 100 दिन रोजगार देने का वादा करते हैं। 1/3 हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित, और कहा गया कि अगर हम जैसे मान लो 100 लोगों को चुनते हैं तो कम से कम उनमें से 33 महिलाओं को चुनेंगे ही चुनेंगे। केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष NEGF स्थापित करेगी और राज्य सरकारें राज्य रोजगार गारंटी कोष SEGF स्थापित करेगी। इन कोष में क्या है, सरकार पैसा डालेगी। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष में केंद्र सरकार ने अपना एक फंड बना लिया, जिससे नहीं होता कि आप अपना एक गुल्लक बना लो कि भैया ये गुल्लक में जिस दिन कॉलेज में जाने लग जाऊंगा ना, उस दिन इस गुल्लक में से पैसे निकाल लूंगा, तो ये गुल्लक मेरे कॉलेज जाने के लिए। ये वाला जो गुल्लक है ना, ये वाला गुल्लक मेरी 10th खत्म होती है ना, उसके बाद मैंने खोलूंगा। तो आपने ऐसे बना रखा। तो सरकार ने स्पेशली इस कार्यक्रम के लिए एक गुल्लक रख लिया, एक फंड बना लिया कि इससे जो पैसा है वो यहीं खर्चा होगा और कहीं दूसरी जगह नहीं। ऐसा ही राज्य सरकारों ने करा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह स्त्री या पुरुष दैनिक बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा। आपने जिस दिन भी अप्लाई करा है उस दिन से 15 दिन के अंदर अगर आपको काम नहीं दिया गया सरकार के द्वारा तो सरकार आपको दैनिक बेरोजगारी भत्ता देगी। बेरोजगारी भत्ता होता है मतलब सरकार आपको डेली कुछ पैसा देगी, वो इस बात का कि आप बेरोजगार बैठे हो, आपको हम काम नहीं दे पाए तो ये लो पकड़ो, जिससे कि आपका जीवन चलता रहे। देखो ये एक अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है। अच्छी बात इसलिए है कि भाई व्यक्तियों का जीवन चलता रहे, जीवन निर्वाह जो है वो ना रुके, कि इतना तो हम आपको दे रहे हैं कि आप खाते पीते रहो, मस्त रहो, ठीक है। और बेकार इसलिए है कि हम कहीं ना कहीं व्यक्ति को आलसी बना रहे हैं, वो ढूंढेगा ही नहीं। कोई बात नहीं, सरकार ने अपनी तरफ से कोशिश करा, नहीं दे पाई, कोई बात नहीं, पर बाकी वो ढूंढने सरकार दे रही है ना, बेरोजगारी भत्ता दे रही है, पर वो जितना सरकार देती है उससे ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल जीवन सुखद हो जाए। तो अच्छा ही बुरी दोनों ही बातें होती हैं। अब दोष देखते हैं, ये जो योजना है उनके दोष देख लेंगे। उनके कम प्रभावी होने का एक मुख्य कारण उचित कार्यान्वयन और सही लक्ष्य। लक्ष्य आप थोड़ा सा फॉन्ट की गलती है, लक्ष्य हमेशा यूं ही लिखा जाता है, लक्ष्य निश्चित करने की कमी है। तो कम प्रभावी होने का एक कारण ये है कि इनको सही से उचित तरीके से लागू नहीं करा गया और लक्ष्य जो है वो निश्चित नहीं हो पाया कि किसको टारगेट कर रहे हैं, तो वो सही थोड़ी परेशानी है। इसके अतिरिक्त कुछ योजनाएं परस्पर व्यापी भी है, तो कुछ योजनाएं थोड़ी सी मिलती जुलती, ठीक है वो मिलती जुलती सी योजनाएं चल रही हैं, तो फिर किस किस का फायदा लें। अच्छी नियत के बावजूद इन योजनाओं के लाभ उनके पात्र निर्धनों को पूरी तरह नहीं मिल पाया। नियत सरकार की अच्छी थी, प्लानिंग सरकार की अच्छी थी, पर जहां तक ये फायदा पहुंचना चाहिए था, जिन गरीबों तक पहुंचना चाहिए था, वहां तक नहीं पहुंच पाया। इसलिए हाल के वर्षों में निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों के उचित पर्यवेक्षण पर अधिक बल दिया गया है। तो जो निर्धनता उन्मूलन, निर्धनता को खत्म करना, उन्मूलन हटाना मतलब, ठीक है, तो निर्धनता को हटाने के लिए, खत्म करने के लिए जो कार्यक्रम है उनका सही से चेकिंग करने पर जोर दिया गया है कि भाई समय समय पर क्या हो, चेकिंग भी होती रहे कि भाई वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या सही से जो गरीबों को मिलना चाहिए वो पैसा मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। अब भावी चुनौतियां, मतलब अब हमारे लिए भविष्य के लिए क्या चुनौतियां हैं, क्या चैलेंजेस क्या है हमारे पास। विश्वव्यापी अनुभव बताते हैं कि विकास के साथ निर्धनता की परिभाषा भी बदलती है। निर्धनता उन्मूलन हमेशा एक गतिशील लक्ष्य है। देखो जैसे जैसे हम विकास करेंगे वैसे वैसे हमारे लिए निर्धनता की, गरीबी की परिभाषा बदलेगी। जैसे मैं आज आपको एक बात बताऊं, मेरे पिताजी और का जो दौर है 1960 के टाइम उनका बर्थ हुआ, तो 1980-90 की वो बताते हैं कि बेटा अगर 5 पैसे 50 पैसों में हम तेल ले आया करते थे, ठीक है, 5 पैसे में हम गुड़ खरीद करके ले आया करते थे, और आज आप 5 पैसे चलते कहाँ हैं, पैसे कह रहा हूं मैं, 100 पैसों से मिलकर के 1 रुपया बनता है, कहाँ चलते हैं आजकल। तो अब उस समय, और जैसे मेरे पिताजी के समय कहते हैं कि बेटा अगर किसी के पास वो रेडियो है ना, वो बजाने वाला, आजकल तो वो रेडियो किसी के घर में मिलते नहीं, वो रेडियो अगर किसी के पास, उसको अरे भाई रेडियो है तेरे पास, उसको गरीब नहीं बहुत अमीर माना जाता था, बहुत अमीर माना जाता था। तो अब उस समय और आज के समय हर व्यक्ति के हाथ में, बच्चों के हाथ में कोरोना के बाद तो 4-4, 5-5, 10-10 हजार रुपए के मोबाइल फोन आ गए। तो समय के साथ जैसे जैसे हम विकास करेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, तो गरीबी की जो परिभाषा है वो भी बदलेगी ही बदलेगी। ये हमेशा गतिशील लक्ष्य है बेटा, निर्धनता को खत्म करना एक हमेशा से गतिशील लक्ष्य, मतलब थोड़े थोड़े बदलाव समय पर आते ही रहेंगे। आशा है कि हम अगले दशक के अंत तक सभी लोगों को केवल आय के संदर्भ में न्यूनतम आवश्यक आय उपलब्ध करा सके। तो ये हमारी आशा है कि अगले दशक के अंत तक, मतलब जो अगला 10 सालों का जो टाइम पीरियड है उसके एंडिंग तक आते आते हम सभी लोगों को आय के संदर्भ में जितनी भी आवश्यक है चीजें हैं वो उपलब्ध करा पाए, सभी को स्वास्थ्य सेवाएं मिले,
सभी को शिक्षा मिले, सभी को रोजगार की सुरक्षा मिलनी चाहिए, लैंगिक समानता, महिला और पुरुष के बीच में समानता होनी चाहिए, निर्धन का सम्मान जैसी बड़ी चुनौतियां हमारे लक्ष्य होंगे, ये और भी बड़े काम होंगे। और निर्धनों का सम्मान, ठीक है, बहुत सी बार क्या होता है हम गरीबों का सम्मान नहीं करते, ठीक है। अगर कहा गया है, ऐसा कहते हैं कि अमीर अगर मेरा दूर का भी रिश्तेदार है ना तो मैं उससे अरे वो मेरे चाचा के अंकल के बेटे हैं, अपने ही रिश्तेदार। और गरीब बिल्कुल खास का भी होता है ना, उस अरे नहीं मैं तो जानता ही नहीं हूँ, जानता ही नहीं। निर्धनों का हम सम्मान भी नहीं करते। तो ऐसे जो मुद्दे हैं ये हमारे लिए बड़ी चुनौतियां हैं, बड़े काम है। और देखिए मैं तो मानता हूँ कि कोई निर्धन होना ही नहीं चाहिए, गरीब होना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। सबको अच्छी स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा उपलब्ध होनी चाहिए, सब में समानता होनी चाहिए, आर्थिक, सामाजिक सभी प्रकार की समानताएं होनी चाहिए। चलिए, तो इसी के साथ जो हमारा आज का वन शॉट है वो पूरा कंप्लीट होता है। आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। आज का वन शॉट कैसा लगा ये भी बताइएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। मिलेंगे एक नेक्स्ट ऐसे ही वन शॉट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।